तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तूष्णवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, राधे राधे। गुड आफ्टरनून लक्ष्य, पीयू, पाटी, साक्षी जैन। हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता, आदित्य, शालू, बानी कौर। कैसे हो सभी के सभी नादान परिंदे। क्या लास्ट चैप्टर को रिवाइज किया है? क्या मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स को रिवाइज कर कर आए हो मेरे सामने? गुड आफ्टरनून टीम, खुशनुमा, मुस्कान, जय श्री कृष्णा। हेलो नेहा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गुड आफ्टरनून गौरव, दिशा, साहिल, राधे राधे। गुड आफ्टरनून चेतना, खुश बात। तो आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी से आ जाओ। उमी, ज्योति, स्तुति, जैनब, आदित्य। अच्छा, रिवाइज कर कर आए हैं ना ये सारे नादान परिंदे। या मेरी बात एक कान से सुनते हो और एक कान से निकाल लेते हो? ऐसा नहीं करने का है ना, वरना तो प्रॉब्लम आ जाएगा। जिस दिन जो पढ़ाया जाता है वो सेम लेक्चर को आपको सेम डे रिवाइज करना है खुद से। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टास्क, राइट। अच्छा, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी चार्जेस। क्या होने वाला है हमारा चैप्टर? चार्जेस। और इसकी वेटेज की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 4 मार्क का वेटेज रहता है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपकी चैट्स देख लेते हैं। अभी भी वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस इंक्रीज करनी है। एक सेकेंड, IT पर्सन इसको देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रिजॉल्व कर दी थी और CSET की क्लास में कोई भी इशू नहीं आया था, राइट। हेलो, और वॉइस क्रैक हो रही है, एक बार चेक करना ना। हाँ, ब्रेक हो रही। ठीक है, इंक्रीज करवानी है तो इंक्रीज करवा देती हूँ। ओके, ठीक है, वॉइस इंक्रीज करा दी है। सबको इशू हो रहा है बिकॉज लास्ट टाइम हमने ये इशू रिजॉल्व करवा दिया था। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम थी ना ये सभी रिजॉल्व हो गई थी। CSET क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी परफेक्ट है, ठीक है। देखो, चार्जेस हमारा चैप्टर होने वाले, इसमें क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले, लेट्स सी। कुछ सेक्शंस आप यहाँ पर पढ़ोगे। चार्जेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, एंड लास्टली मैं आपको समरी नोट्स में फ्लो चार्ट से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर करवा दूंगी। बिलीव मी, ये चैप्टर आपको ऐसे लगेगा एकदम वो लड्डू चैप्टर, एकदम इजी पीजी वाला चैप्टर होता है, वैसे ही आपको ये चैप्टर दिखने वाला है। पूरे के पूरे 4 मार्क्स विल बी इन योर हैंड। आप इजीली इस चैप्टर से 4 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन है? तो ये नोट्स बहुत ही प्यारे तरह से प्रेजेंट किए गए हैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ही रिकॉल कर दोगे, आई कैन गारंटी यू। सो लेट्स स्टार्ट। ये कौन है? ये है हमारी कंपनी। और कंपनी, द वर्ल्ड फेमस कंपनी, अरे मेरी कंपनी है ये, गोलमाल लिमिटेड। अभी गोलमाल लिमिटेड को क्या चाहिए? पैसा, मनी, मनी चाहिए। सो गोलमाल लिमिटेड यहाँ पर पैसा मांगने के लिए जाएगी लोगों के पास या फिर बैंक के पास। ठीक है, अभी ये भैया पैसा दे तो देते, 10 लाख रुपए ऊपर लोन दे तो दिया, लेकिन ये बोलेंगे ना, अरे मेरी सेफ्टी का क्या, तुमने वापस मुझे लोन रीपे नहीं किया तो मेरी सेफ्टी का क्या। परफेक्ट है, सही बात है दीदी। यहाँ पर कंपनी को 10 लाख रुपए लोन तो दे दिए, लेकिन इसकी सेफ्टी का क्या? तो तुम्हें क्या लगता है कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी, अरे अरे, हम तुम्हें हमारी असेट दे रहे हैं, तुम उसे सिक्योरिटी की तरह रख दो। सो व्हाट द कंपनी इज डूइंग इज, कंपनी इज कीपिंग इट्स असेट एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए ना तो तुम इस असेट को बेचकर तुम्हारा 10 लाख रुपए ले लेने का। क्वाइट सिंपल। आप बैंक के पास भी यही करते हो। ठीक है, आप बैंक से लोन लेने जाते हो और बदले में बैंक को अपनी असेट रख के जाते हो एज अ सिक्योरिटी पर्पस। तो वही चीज चार्ज है। चार्ज इज नथिंग एल्स। चार्ज मतलब क्या होता है?
जब भी कंपनी कंपनी क्या करेगी, पैसे ले रही है, बोरो कर रही है और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर अपनी कोई असेट रखती है, उसे हम बोलेंगे कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर क्या होगा, कंपनी ने जिस भी एसेट पे चार्ज क्रिएट किया, कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा। हमें हर एक चीज़ आरओसी को बतानी है, राइट। तो कंपनी को पता है मैंने एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, मुझे किसको इन्फॉर्म करना है, जाकर आरओसी को बताना है। तो शॉर्ट में सिंपल में समझाए दीदी, ये जो चार्ज है, जो पूरा चैप्टर है, इसका मतलब क्या, चार्ज मतलब क्या, whenever a company is taking any loan, वो बदले में अपनी सिक्योरिटी के तौर पे एसेट को रखती है एंड दैट हैज़ टू बी इंटीमेटेड टू आरओसी, और उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, चार्ज बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 16 कौन सा सी डेफिनेशन सारे सेक्शन नंबर 2 में है ना, क्लॉज 16 है। सो 2 क्लॉज 16 यहाँ पर क्या बोल रहा है, चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड। लीन मतलब क्या है, आपने होल्ड करके रखा है। चार्ज मीन्स इंटरेस्ट या फिर आपने लीन क्रिएट किया है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी पर आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया है, या फिर कंपनी की किसी भी अंडरटेकिंग पर, यानी कि हो सकता है आपने किसी सब्सिडरी कंपनी है उसकी एसेट पे भी चार्ज क्रिएट किया हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो कंपनी की प्रॉपर्टी पे या कंपनी की किसी अंडरटेकिंग पर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया, कोई सिक्योरिटी ली है, इसके अंदर इंक्लूड होता है मॉर्गेज, यानी कि लोन बीइंग टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। आपने कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यहाँ पर लोन लिया है। एम आई वेरी क्लियर? फटाफट से सेक्शन लिखकर बताओ मुझे, सेक्शन क्या है चार्ज का, 16 क्या बताते हैं चार्ज के बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज 16 बताते हैं चार्ज के बारे में। राइट डाउन इन योर सेक्शन लिस्ट, फटाफट से अपनी सेक्शन लिस्ट के अंदर लिखो 2 क्लॉज 16 टॉक्स अबाउट चार्ज। क्या ये क्लियर है? डन है? यहाँ तक हमें समझ आ गया कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। अभी आपको दिखेगा कि कंपनी किस किस तरह की प्रॉपर्टी आपको देती है और उसे किस किस नाम से जाना जाता है। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सो दैट आपके माइंड में कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। अभी धीरे धीरे समझ आएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या समझे हैं यहाँ पर, एक बारी देखो जरा, हम क्या समझे हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है क्या? अच्छा, एक बारी समझ लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। ये है कंपनी, ये है हमारी वर्ल्ड फेमस कंपनी गोलमाल लिमिटेड। अच्छा, जिसको भी डाउट था एक बार देखो, ये हमारी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए लोन। तो गोलमाल लिमिटेड पैसे लेने के लिए कहाँ गई, लेट्स अज्यूम SBI बैंक के पास गई है। ओके, सॉर्टेड है यहाँ तक। इसे कितना पैसे चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तो बोले कि अरे बैंक मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो लोन। बैंक क्या ऐसे ही दे देगा? बैंक बोलेगा ना मेरी सेफ्टी का क्या। सो बैंक बोलेगा अपना कोई असेट गिरवी रखो, अपना कोई असेट दे दो मुझे एज अ सिक्योरिटी। एम आई वेरी क्लियर? ऐसा ही होता है। सो बैंक क्या बोलेगा, अपना कोई असेट दे दो मुझे सिक्योरिटी। गोलमाल लिमिटेड बोलेगी ओके मैं आपको असेट दे रही हूँ एज अ सिक्योरिटी, और इसने बैंक को असेट दे दिया एज अ सिक्योरिटी। लेट्स अज्यूम इसने क्या दिया था, कोई बिल्डिंग बता दी कि ये क्या है, मैं एसेट दे रही हूँ एज अ सिक्योरिटी। अभी ये हमें समझ आ गया, ये क्वाइट नॉर्मल है। जब भी कंपनी ऐसा करती है, जब भी कभी भी अपनी एसेट देती है एज अ सिक्योरिटी, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को उसे आरओसी को बताना पड़ता है। और हम बोलते हैं कंपनी की इस बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट हो गया। कंपनी लॉ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कंपनी की बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट हो गया। और ये आपको किसको बताना है, ये आपको आरओसी को बताना है कि आरओसी सुनो हमारी ये जो बिल्डिंग है इस पे हमने चार्ज क्रिएट कर दिया है। एम आई वेरी क्लियर? तो अभी हम मॉर्गेज नहीं बोलेंगे, प्लेज नहीं बोलेंगे, हाइपोथिकेशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है। द वर्ड विल बी चार्ज। चार्ज का मतलब वही होता है, चार्ज के अंदर मॉर्गेज भी आएगा, प्लेज भी आएगा, हाइपोथिकेशन भी आएगा। बट हम कंपनी लॉ की लैंग्वेज में बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आप क्या बोलोगे, उस टर्म को चार्ज यहाँ पर बोलोगे। एम आई वेरी क्लियर? लेकिन फिर भी मॉर्गेज का मतलब क्या, हाइपोथिकेशन का मतलब क्या, प्लेज का मतलब क्या, ये भी अभी आपको समझाया जाएगा। चलो अभी देखो यहाँ पर
कंपनी क्या देगी, कंपनी विल गिव इट्स प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, कंपनी प्रॉपर्टी देने वाली एज अ सिक्योरिटी। सो इफ इट ऑल कंपनी अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देती एज अ सिक्योरिटी, दीदी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो सकता है, आपने कोई भी आपकी बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी दे दी हो विच इज इमूवेबल, तो उस केस में उसे क्या बोला जाएगा, मॉर्गेज बोला जाएगा। बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है सभी के बीच में। जब भी कंपनी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करती है उसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्गेज यहाँ पर बोला जाएगा। सिंपल है। अभी चाहे पोजीशन गया चाहे पोजीशन नहीं गया, हमें उससे मतलब नहीं, ये सिर्फ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, राइट। सो व्हेनेवर द चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इट विल बी टर्म्ड एज मॉर्गेज। नेक्स्ट है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ, सो देर आर टू सिनेरियोज। द फर्स्ट वन इज पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का वो आपने मनी लेंडर को दे दिया। दीदी पोजेशन मनी लेंडर को दे दिया मतलब क्या, तो व्हाट इज पोजेशन, मतलब वो चीज़ उसके पास चली गई है, मनी लेंडर के पास चली गई है। ओनरशिप हो सकता है अभी भी आपके पास है, लेकिन पोजेशन उसके पास चला गया, वो चीज़ उसके पास चली गई। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, गौरव आया, गौरव बोलते हैं दीदी दीदी मुझे लोन दे दो 5 लाख का। मैंने कहा ठीक है लोन दे दूंगी। तो गौरव ने क्या किया, सिक्योरिटी के तौर पर उसकी गोल्ड की चेन मुझे दे दी। ठीक है, गौरव ने उसकी गोल्ड की चेन मुझे दे दी, तो कहने से पोजेशन मेरे पास है, ओनर अभी भी गौरव ही कहलाएगा। जैसे ही गौरव ने मुझे रीपे किया मैं उसे वापस से उसकी गोल्ड चेन दे दूंगी, बट ये पोजेशन तो मेरे पास आ गया। और जब भी पोजेशन मेरे पास आएगा उसे क्या बोला जाएगा, प्लेज बोला जाएगा। कैसे याद रखोगे, पी से अगर पोजेशन आ जाता है तो पी से उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर प्लेज बोला जाएगा। ठीक है, बराबर है यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट है, हमारी प्रॉपर्टी मूवेबल है पर जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो मनी लेंडर को नहीं दिया गया। और अगर पोजेशन मनी लेंडर को नहीं दिया इट मीन्स उस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा हाइपोथिकेशन। क्या बोला जाएगा, हाइपोथिकेशन बोला जाएगा। ये तीनों ही तरह से चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो लिसन, चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। चार्ज किसी भी तरह से क्रिएट हो सकता है, ये आपकी प्रेजेंट प्रॉपर्टी पर भी और फ्यूचर प्रॉपर्टी पर भी क्रिएट हो सकता है। अच्छा, इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैम ज़रा हाइपोथिकेशन का भी एग्जाम्पल दे दो, तो वो भी देते हैं हम आपको। यस, संजय ने एग्जाम्पल दिया प्लेज ऑफ शेयर्स, परफेक्ट। ठीक है, हाइपोथिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास कौन आती है, प्रियांशी आती है। प्रियांशी बोलती है दीदी दीदी हमें ना लोन दे दो। मैंने कहा ठीक है पैसे तो दे दूंगी, लेकिन मेरी सिक्योरिटी का क्या। तो प्रियांशी बोलती मेरी कंपनी है ना दी, वहाँ पे स्टॉक पड़े हुए हैं, उस पर मैं चार्ज क्रिएट कर देती हूँ, अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाई तो आप उससे ले लेना। स्टॉक का पोजीशन अभी मेरे पास आया नहीं है, स्टॉक वही पड़े हुए प्रियांशी की कंपनी में ही पड़े हुए, लेकिन उस पर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया है, दैट इज हाइपोथिकेशन। पोजीशन मेरे पास नहीं आया है, अगर पोजीशन मेरे पास आ जाता है जैसे गोल्ड चेन में हुआ था, सो वो प्लेज हो जाता। पोजीशन आपके ऊपर नहीं आया, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन रीपे नहीं कर पाता है तो मैं स्टॉक को बेच के अपना पैसा ले लूँगी। एम आई वेरी क्लियर। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना इस चीज़ पे, ये मैंने इसलिए बताया सो दैट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन एंड तक सोचते रहते हैं कि मॉर्गेज क्या है, हाइपोथिकेशन क्या है, चार्ज क्या है, राइट। यस हरीश, मैं शुरू से बोल रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है सो दैट आपको समझ आ जाए, है ना। हम ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे हर एक चीज़, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो चार्ज के अंदर, चार्ज इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर मॉर्गेज भी आ रहा है, प्लेज भी आ रहा है और हाइपोथिकेशन भी आ रहा है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं, असेंशियल्स ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए क्या असेंशियल चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वन इज, चार्ज के केस में देर वुड बी दो पार्टीज। दो कौन कौन सी पार्टीज होगी, वन वुड बी द चार्ज क्रिएटर एंड द सेकंड विल बी द चार्ज होल्डर। चार्ज क्रिएटर कौन, तो अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर रहा है, एक कौन होगी पार्टी, कंपनी, और सामने वाला कौन होगा, बैंक। देयर वुड बी टू पार्टीज जिन्होंने पैसे दिए हैं और जिसकी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा चार्ज का, चार्ज किस पर क्रिएट किया जाएगा, ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। इसके बारे में आज ही हम और डिटेल में जाएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी मीनिंग क्या। बोरोवर का इंटेंशन क्या है, बोरोवर मीन्स कंपनी जो बोरो कर रहा है
उसका इंटेंशन क्या, अपनी प्रॉपर्टी को देना एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ बोरोड मनी, वो प्रॉपर्टी को ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर दे रहे हैं। सो दीज आर द 3 एसेंशियल्स ऑफ चार्ज। मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ रिपीट करोगे यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज मैम, 2 पार्टीज होती है, एक चार्ज क्रिएटर एक चार्ज होल्डर। ओके, सब्जेक्ट मैटर क्या है चार्ज का, चार्ज किसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, ईदर ऑन द प्रेजेंट प्रॉपर्टी और ऑन द फ्यूचर प्रॉपर्टी। एंड थर्ड है बोरोवर का इंटेंशन है टू कीप द सिक्योरिटी, टू कीप द असेट एज अ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? क्या मेरे साथ बोला? अच्छा फटाफट से बताओ चार्ज का सेक्शन क्या है। चार्ज का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 16। चार्ज मतलब क्या, कोई भी इंटरेस्ट या लीन क्रिएट होता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी या उसकी कोई भी अंडरटेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर चार्ज बोला जाता है। ठीक है, एक बार मुझे बताओ सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? सभी को एकदम प्रॉपर है ना वॉइस? क्योंकि मैंने वॉइस इंक्रीज करवा दी साक्षी बेटा, वॉइस तो एकदम इंक्रीज करा दी मैंने। परफेक्ट। अर्शी, कुश, साहिल, ज्योति, आदित्य, अपर्णा, मनव, चालू, संजय, जैनब, वॉइस ऑल परफेक्ट। अच्छा थर्ड पॉइंट गौरव बस इतना सा बोलता है, जब भी कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी देती है उसका पर्पस, उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं इसे सिक्योरिटी के तौर पे दे रही हूँ और मुझे वापस से पैसे को रीपे करना है ना। ठीक है, एकदम परफेक्ट है वॉइस। तो आई थिंक साक्षी आपके लैपटॉप और पीसी को एक बार चेक करवा दो, बिकॉज द वॉइस इज ऑल परफेक्ट, है ना। चलो हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के चार्जेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड चार्ज, द सेकंड वन इज फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है फिक्स्ड चार्ज, क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज, वो देखेंगे। फ्लोटिंग मतलब क्या, जो ऐसे 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 फ्लोट करता रहता है दीदी, तैरता रहता है, वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। और फिक्स्ड मतलब जो एक जगह फिक्स रहता है, ये हमारा नॉर्मल दिमाग बोलता है। तो तुम्हारा नॉर्मल दिमाग एकदम सही है। व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज, कोई भी चार्ज अगर क्रिएट होता है कंपनी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मीनिंग क्या, तो कंपनी ने डिसाइड किया वो चार्ज क्रिएट करने वाली है एक बिल्डिंग पर। कहना ही से ये जो बिल्डिंग है कंपनी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तो वो होगा फिक्स चार्ज। अच्छा और क्लियरिटी से समझ आएगा व्हेन यू विल सी फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो कंपनी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट नहीं हुआ। मतलब क्या, ये कंपनी की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, एक कैटेगरी पे क्रिएट हुआ है। दीदी थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। सी, चार्ज जो कैटेगरी पे क्रिएट हुआ और ये चार्ज फ्लोट होता रहता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये है हमारी वर्ल्ड फेमस गोलमाल लिमिटेड, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसको भी चाहिए पैसा, मनी मनी चाहिए, ठीक है। ये मनी लेने गई बैंक के पास, बदले में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करेगी, ठीक है। यस दीदी, प्रॉपर्टी पर चार्ज तो क्रिएट होगा। लेट्स अज्यूम कि ये जो गोलमाल लिमिटेड है उसने बोला कि हमारे ना गोडाउन में बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, स्टॉक्स हैं, ठीक है। स्टॉक सब समझते हो ना, ठीक है। तो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, इस स्टॉक के ऊपर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। गोलमाल लिमिटेड बैंक को क्या बोलेगी, इस स्टॉक के ऊपर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम हम 1 लाख रुपीज लिए हमने, तो ये 1 लाख का चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ऐसा होगा कि गोलमाल लिमिटेड कभी भी इस स्टॉक को बेच नहीं पाएगी? बेचना पड़ेगा ना यार, उसका काम ही स्टॉक है, तो स्टॉक को तो बेचेगी ही रही ना वो। तो यहाँ पर जो भी चार्ज क्रिएट होता है, फ्लोटिंग चार्ज मीन्स अ चार्ज इट इज क्रिएटेड ऑन द कैटेगरी ऑफ द असेट पे। मतलब कैटेगरी क्या हो गई, स्टॉक। स्टॉक इज द कैटेगरी ऑफ असेट। ये एक कैटेगरी पे क्रिएट होता है। हो सकता है ये वाला स्टॉक बेचेगी, नया स्टॉक आएगा, सो जो नया स्टॉक आएगा उस पर हमारा चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली ये एक ब्रॉड कैटेगरी पे क्रिएट होता है। इट डज नॉट मीन कि ये वाले जो स्टॉक है ये कोई बेच नहीं सकते हो। व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक कैटेगरी पे क्रिएट होता है। वहीं अगर गोलमाल लिमिटेड ने बोला कि सुनो बैंक, हमें 10 लाख रुपए चाहिए और इन एक्सचेंज वी आर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द बिल्डिंग,
तो कहना ही से ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसी है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अभी गोलमाल लिमिटेड कैन नॉट सेल द बिल्डिंग अंटिल एंड अनलेस वो रीपे ना कर दे बोरोड अमाउंट। तो फिक्स्ड चार्ज जब भी क्रिएट होगा आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकते हो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट रीपे इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा चार्ज हो गया, फिक्स्ड चार्ज हो गया है। जबकि फ्लोटिंग चार्ज हमें समझ आ गया, ये किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट नहीं होता, इट क्रिएट्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द एसेट्स। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ, क्रिएट क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर? ये साहिल आज का लेक्चर बहुत इजी, द चैप्टर इज ऑल्सो सो इजी, इसलिए आपको मजा आ रहा है। ये गौरव यू कैन से दैट ऑब्वियसली इट इज बेसिकली अ सिक्योरिटी विच इज गिवन बाय द कंपनी। ठीक है, डन 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 है। एक बार और देख लो साथ में, read it, charge is not created on the specific property of the company, charge is created on the category of property, charge keeps floating, charge float होता रहता है। साक्षी जैन वो हम लास्ट में डिस्कस करें बेटा। अच्छा ओके, अगर वॉइस इशू आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार अपना डिवाइस भी चेक करवा लेना, है ना बच्चा। अच्छा, इफ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कंपनी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती बिकॉज द चार्ज इज क्रिएटेड, अभी बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया। देयरफॉर कंपनी क्रिएट्स फ्लोटिंग चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज में क्या हो जाएगा, आप फ्लोटिंग चार्ज में प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, काइंड्स ऑफ चार्ज और देखोगे और कितने तरह के चार्ज होते हैं, इसको बहुत ही लाइटर नोट पे लेके चलेंगे हम लोग, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी और बताऊंगी। ये सुभाषिस दिस चैप्टर इज डेफिनेटली अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, यू कैन डेफिनेटली सी दैट। अच्छा, नेक्स्ट है नेचर के बेसिस पे चार्ज कितने तरह के होते हैं, वी हैव सीन दैट द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड चार्ज, द सेकंड वन इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द, किस पे क्रिएट होता है फिक्स चार्ज, मेरे साथ बोलो। फिक्स चार्ज दीदी क्रिएट होता है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है। फ्लोटिंग चार्ज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे क्रिएट नहीं होता, कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है। राइट, बिल्कुल सही है, बोल रहे हो ना मेरे साथ, पक्का, यू हैव टू। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ चार्ज। अच्छा, कंडीशंस ऑफ चार्ज के बेसिस पे भी देर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज। द फर्स्ट चार्ज इज पारी पासू चार्ज, सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव चार्ज एंड द थर्ड वन इज फर्दर चार्ज। तीनों को हम वन लाइनर में समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग विद द एक्सक्लूसिव चार्ज। क्या होता है एक्सक्लूसिव चार्ज? एक्सक्लूसिव चार्ज मतलब इस प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट किया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेंडर है, एक सिंगल लेंडर ने ही यहाँ पर चार्ज क्रिएट करवाया है। इट मीन सिर्फ एक ही बैंक के अगर मैं समझ लूँ तो एक सिंगल लेंडर है, कोई और पर्सन इस प्रॉपर्टी पर अब चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता है, वो होता है एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्डिंग है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही हक है, ये क्या हो गया एक्सक्लूसिव चार्ज। सेकेंड आप देख रहे हो फर्दर चार्ज, फर्दर से ही समझ आ रहा है इसके अलावा, इसके बाद, ठीक है। तो फर्दर चार्ज क्या होता है, लेट्स अज्यूम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ का पहले आपने चार्ज क्रिएट करवा दिया एसबीआई बैंक ने, और फिर 3 करोड़ का चार्ज क्रिएट किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो एक ही प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ है, पहला किसको प्रायोरिटी होगी, एसबीआई बैंक को, और फर्दर चार्ज किसके फेवर में क्रिएट हुआ, एचडीएफसी बैंक के फेवर में क्रिएट हुआ है। तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए कैसा चार्ज है, फर्दर चार्ज है। एचडीएफसी बैंक को पहले ही बोल दिया जाएगा, सुनो पहले वी विल गिव द प्रायोरिटी टू एसबीआई बैंक एंड आफ्टरवर्ड्स फर्दर हम आपको प्रायोरिटी देंगे। सो जो दूसरा वाला है उसे क्या बोला जाएगा, फर्दर चार्ज बोला जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्लूसिव चार्ज सिर्फ एक मनी लेंडर होता है, एक होल्डर होता है, फर्दर चार्ज में 2 होते हैं, सेकंड वाले को बाद में प्रायोरिटी मिलती है, राइट। अच्छा, थर्ड है अपना पारी पासू चार्ज। तो पारी पासू मतलब क्या होता है, इक्वल, हम सभी को इक्वल फुटिंग पर मानने वाले कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इन केस पारी पासू चार्ज में लोन के अमाउंट के प्रपोर्शन में चार्ज क्रिएट हो जाएगा और सभी को इक्वल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है, ए ने लिया है 5 करोड़ का चार्ज क्रिएट,
बी ने 3 करोड़ का और सी ने 2 करोड़ का। तो उस केस में सभी को हम इक्वल फुटिंग पे मानने वाले हैं। सभी के चार्ज कैसे माने जाएंगे? पारी पासू इक्वली माने जाएंगे। एम आई वेरी क्लियर? तो बस एक वन लाइनर में इट इज सफिशिएंट, अभी जितना पढ़ाया गया उतना समझना काफी है यहाँ पर। ठीक है, डन है? कैन आई प्रोसीड फर्दर? सो चार्ज 3 तरह के हो गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज हमारे 2 है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। कंडीशंस के बेसिस पे एक्सक्लूसिव चार्ज, फर्दर चार्ज, और एक और कौन सा है? पारी पासू चार्ज। इनको देखो, अलवीना को यसु यसु याद आ गया है ना, यसु का जन्मदिन आया। चलो अभी वी विल सी सम डिफरेंसेस बिटवीन अ फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। सी, फिक्स चार्ज का एक और नाम है स्पेसिफिक चार्ज। तो कभी पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होने का, फिक्स चार्ज क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है, एक और नाम आप बोल सकते हो स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ूं। फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बिफोर वी गो फर्दर, मुझे आप लोगों से पूछना है आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग चार्ज? क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? एक डिफरेंस तो मैम दिमाग में आ रहा है, दैट फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, है ना, बट फ्लोटिंग चार्ज कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल सही। और कुछ दिमाग में आ रहा है? और कुछ दिमाग में आ रहा है? या एक ही चीज हमें आती है, सिर्फ एक यही आता है हमें? सी, वी विल सी और भी डिफरेंसेस जो है बिटवीन द फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्जेस। द फर्स्ट वन, ऑब्वियसली ये जो फिक्स चार्ज होता है वो क्रिएट होता है फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है फ्लोटिंग एसेट्स पे। एग्जाम्पल, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, जो आपके डेटर्स है, वो हो गए आपके फ्लोटिंग चार्ज, और उस पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो सकता है। राइट गाइस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन हियर ओनली। ठीक है, लाइव चैट में पंचायती बात में करें, अभी इधर अटेंशन दे दो सभी लोग। तो जब क्लासेस में आते हो मेक श्योर आपका दिल और दिमाग दोनों यही हो, है ना। तो ये सुभाषीज एकदम परफेक्ट। फिक्स एसेट्स पे क्रिएट होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। फ्लोटिंग एसेट्स पे क्रिएट होता है ये। अच्छा, और देख लेते हैं जरा, मीनिंग की बात करी जाए तो बोला गया सिक्योरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है एकदम स्पेसिफिक होती है। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज में जो सिक्योरिटी है ये डोरमेंट रहती है until it is fixed और crystallized। सी, अभी आपको आगे पता चलेगा ये फ्लोटिंग चार्ज भी फिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये जो स्टॉक इन ट्रेड था जिसपे हमने चार्ज क्रिएट किया था, दैट वाज अ फ्लोटिंग चार्ज, बट इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। तो सिक्योरिटी थोड़े टाइम तक तो फ्लोटिंग रहती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिक्स्ड कभी भी फ्लोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, राइट। अच्छा, फिक्स चार्ज का स्कोप क्या है? ये कौन सी एसेट्स को कवर करता है? जो कि असर्टेन्ड है, जो कि डेफिनिट है, जिसको आप यहाँ पर इजीली डिफाइन कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द फ्लोटिंग चार्ज, ये वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग और मूविंग। ये प्रॉपर्टी और द असेट्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी असर्टेन, वो असर्टेन नहीं हो सकता है। अच्छा, जरा बताना तो, इफ आई क्रिएटेड अ चार्ज ऑन दिस स्टॉक्स, क्या मैं स्टॉक में डील कर सकती हूँ? क्या मैं स्टॉक्स को सेल कर सकती हूँ क्या? यस, फ्लोटिंग चार्ज में तो आप स्टॉक एंड ट्रेड को सेल कर सकते हो। बट इफ आई क्रिएटेड अ चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, वो फिक्स चार्ज हो गया, तो क्या मैं इस प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आप प्लांट एंड मशीनरी को सेल नहीं कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, कंपनी उसे सेल नहीं कर सकती है बिना चार्ज होल्डर की कंसेंट लिए, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में मस्त आराम से मजे में आप इसे डील कर सकते हो। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी पहले किसको मिलने वाली है, फ्लोटिंग चार्ज वाले को या फिक्स चार्ज वाले को? क्या लगता है तुम्हें? दोनों लोग लाइन में खड़े हुए हैं इधर, है ना, कि हमें हमारा पैसा दे दो, पैसा दे दो, ये कटोरा लेके खड़े हुए हैं। किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी? फिक्स्ड चार्ज होल्डर को या फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को? किसको मिलने वाली है? जो फिक्स चार्ज होल्डर है, जिनकी प्रॉपर्टी असर्टेन्ड है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया, उन्हें पहले प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज होल्डर। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? हमारी फिक्स चार्ज वाले को मिलती है ओवर द फ्लोटिंग चार्ज, और फ्लोटिंग चार्ज में ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। और इसी को बोला गया है बिकॉज 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 फिक्स चार्ज को पहले प्रायोरिटी मिलती है ओवर एनी फ्लोटिंग चार्ज, एंड दैट इज वाई हम इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? लीगल चार्ज बोला जाएगा।
इधर फ्लोटिंग चार्ज के केस में कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती है, इसे बोला जाएगा इक्विटेबल चार्ज। क्या यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था दीदी फ्लोटिंग चार्ज कैसे फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होगा, तो वो टॉपिक अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अपने दिल को थोड़ा सा थामो, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड हियर ओनली इन दिस क्लास। क्लियर है? फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, डन डना डन डन। क्या अगर डिफरेंस में पूछा जाता है, यू ऑल विल बी एबल टू राइट द डिफरेंसेस। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो, असर्टेन्ड होती है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, डिस्पोज नहीं कर सकते हो, लीगल चार्ज, इक्विटेबल चार्ज, एंड आपके पास प्रायोरिटी होती है फिक्स चार्ज में, फ्लोटिंग चार्ज में कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जैसा कि एक बच्चे का क्वेश्चन है थे, मैम ये जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कैसे कन्वर्ट होगा? बिल्कुल सही है, असर्टेन्ड मींस फिक्स्ड साहिल, है ना, ठीक है। इक्विटेबल हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट शैलेश बताया गया है कि फ्लोटिंग चार्ज वालों में कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, स्पीड फास्ट लग रही है? इज इट ओके? इज द स्पीड फाइन? इज द स्पीड परफेक्ट? एक बार मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दो, अदरवाइज नो वरीज, आई विल गो स्लो, ठीक है। चालू लास्ट पॉइंट बस इतना सा बोला बेटा। सी, यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है इधर क्या होगा, आपको प्रायोरिटी मिलती है ओवर फ्लोटिंग चार्ज, तो इसे बोला गया हमने लीगल चार्ज। हियर देयर इज नो प्रायोरिटी, इसलिए हमने इसे कैसे बोला गया, इक्विटेबल चार्ज बोला गया। व्हेनेवर यू विल सी इक्विटेबल चार्ज, मतलब समझ लेने का वो कौन सा चार्ज है, हमारा फ्लोटिंग चार्ज होगा, ठीक है। जहां पर भी इक्विटेबल चार्ज दिखेगा इट विल बी योर फ्लोटिंग चार्ज। अभी क्लियर हुआ है? डन हुआ है? सब कुछ परफेक्ट है, एकदम ओके है? ओके, फाइन है, ठीक है बच्चा। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज यहाँ पर क्या बोलता है, राइट। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि ये फ्लोटिंग चार्ज ना फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होगा, वो कैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा, कैसे? जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज, ये जो फ्लोट हो रहा है वो जैसे ही फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज इनटू अ फिक्स चार्ज, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन बोला जाएगा। तो जब भी क्रिस्टलाइजेशन मतलब कन्वर्जन, ओके, सो कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज, राइट। लेकिन आखिरकार ये होगा कब? तो फर्स्ट कंडीशन है जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है। अबे बिजनेस बंद हो रहा है तो मन में क्या होगा? धक धक होगा, यार बिजनेस बंद हो रहा है, यार फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था स्टॉक पे मैंने, तो मुझे डर लगेगा मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सीजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट करवा लूंगी फिक्स चार्ज में। दीदी कैसे होगा कन्वर्ट? सो बेसिकली मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट वहां से एक ऑर्डर पास करेगी, जिस ऑर्डर को बोला जाता है इंजंक्शन, कि अरे कंपनी सुनो, अब तुम इस स्टॉक को बेच नहीं सकती हो, और क्योंकि अब कंपनी इस स्टॉक को बेच नहीं सकती, मैं सेफ हो जाऊंगी, मेरा वो जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोटिंग से फिक्स्ड में। तो फर्स्ट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सीजेशन ऑफ बिजनेस, वाइंड अप हो रहा है आपका बिजनेस, या फिर वाइंडिंग अप से पहले वाला चांसेस है, मुझे लग रहा है अभी कंपनी बंद होने वाली है, देन आई विल मेक श्योर टू कन्वर्ट माई फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है। सेकंड है हमारा डिबेंचर होल्डर इंटरवेंशन। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है? हु आर द डिबेंचर होल्डर्स? आर डिबेंचर होल्डर्स द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और ओनर्स ऑफ द कंपनी? क्या लगता है, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स या ओनर्स है? और अगर इसका जवाब तुम लोगों ने गलत किया है, क्या बोलूं फिर तुम्हें? अगर इसका जवाब गलत दिया है तो बस बस कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। हु आर द डिबेंचर होल्डर्स, द क्रेडिटर्स और द ओनर्स? क्या लगता है? परफेक्ट, अर्शी, प्रियांशी, जैनब, हर्षिता, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। दीदी डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी,
बिल्कुल सही। मतलब इन लोगों ने भी पैसा दिया है कंपनी को एंड कंपनी ने एक्सचेंज में डिबेंचर्स दिया है। हो सकता है कंपनी ने अपनी कोई एसेट को सिक्योरिटी के लिए भी दिया हो फॉर द डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स ने, लेट्स अज्यूम, उनका जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी किसी फ्लोटिंग एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है। ये डिबेंचर होल्डर्स इंटरवीन कर सकते, इट मीन्स इंटरफेयर करेंगे। किस चीज में? वो अपॉइंट करेंगे या तो किसी भी रिसीवर और मैनेजर को। रिसीवर और मैनेजर मींस क्या हुआ? इस बहुत सारे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके बिहाफ पे वन पर्सन विल बी अपॉइंटेड, जिसे बोले जाते हैं रिसीवर और मैनेजर। व्हाट ही विल डू, वो पोजेशन ले लेगा प्रॉपर्टी का। यहाँ पर कोर्ट से एक इंजंक्शन ऑर्डर लेके आएगा अगेंस्ट कंपनी जो कि चार्ज एसेट में डील कर रहे। सेम केस हो गया, बट सेकंड में क्या था? डिबेंचर होल्डर से, फर्स्ट में कोई और पर्सन हो सकता है। तो डिबेंचर होल्डर्स एक रिसीवर को, एक मैनेजर को अपॉइंट करेंगे उन सबके बिहाफ पे। वो पर्सन कोर्ट जाएगा, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाएगा और बोलेगा आप इस चार्ज एसेट पे डील नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट स्पेसिफाइड इन डीड। अगर डीड में कोई भी इवेंट लिखा हुआ है, उस इवेंट के होने पर आपका फ्लोटिंग चार्ज क्या होगा? योर फ्लोटिंग चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। एम आई वेरी 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 क्लियर? क्या ये डन है? 3 केसेस में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, सीजेशन ऑफ बिजनेस। पहले वाइंडिंग अप हो गया या वाइंडिंग अप से पहले अभी आपकी जो एंटिटी गोइंग कंसर्न है, मतलब वो आराम से चल रही, लेकिन यू हैव अ डाउट, वो बंद हो सकती। डिबेंचर होल्डर्स इंटरफेयर करेंगे। कैसे इंटरफेयर करने वाले हैं? रिसीवर को अपॉइंट करेंगे, मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाएंगे कि अब आप इस चार्ज असेट में डील नहीं कर सकते हो। थर्ड, कोई भी इवेंट हो जाता है विच इज स्पेसिफाइड इन द डीड। ये तीनों ही पॉइंट्स मैंने फिर से रिपीट कर दिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कन्वर्ट तो करवा दिया, व्हाट डू यू थिंक ये कन्वर्ट कराने का इफेक्ट क्या होगा? थोड़ा लॉजिकली सोचो। नाउ योर फ्लोटिंग चार्ज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। इसका इफेक्ट क्या है आखिरकार? क्या ही होगा अब जैसे ही मेरा फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो गया फिक्स्ड में, डोंट यू थिंक अभी मुझे पहले प्रायोरिटी मिलेगी? जो बाकी के फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स थे उससे पहले मुझे प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि अब तो मैं कैसी हो गई हूँ? फिक्स्ड चार्ज होल्डर हो गई हूँ। As soon as your floating charge gets crystallized into fixed charge, आपको पहले प्रायोरिटी मिलने वाली है ओवर एनी सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज। और मैंने आपको कहा था जब भी इक्विटेबल देखो इट मीन समझ लेना ओवर एनी फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने कोई भी सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट नहीं करवाया है। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहले प्रायोरिटी मिलने वाली। दूसरा, ये बात ध्यान रखना, हावेवर एक एक्सेप्शन दे दिया है, भले ही आप कितना भी कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है जैसे कि गवर्नमेंट, उसको हमेशा फ्लोटिंग चार्ज से पहले ही प्रायोरिटी मिलने वाली। एम्प्लॉय को कोई ड्यूज बाकी है तो उनको भी हमेशा फ्लोटिंग चार्ज से पहले प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर फ्लोटिंग चार्ज से पहले ही प्रायोरिटी मिलेगी। कौन कौन से केसेस है? इफ देयर इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई ड्यूज बाकी, गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस वगैरह बाकी है तो पहले गवर्नमेंट। एम्प्लॉयज़ को कोई सैलरी या वेजेस देना बाकी है तो पहले एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलेगा एंड आफ्टर दैट आपके फ्लोटिंग चार्ज को पैसा मिलेगा। डन डना डन डन है। बहुत ही लाइटर नोट पे बहुत ही स्मूथली आपका पूरा चैप्टर जाने वाला है। अच्छा, अब आता है हमारा रजिस्ट्रेबल चार्ज। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टॉपिक, यू हैव टू गिव इट अ रीड। आपको ये बताता है ये टॉपिक कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर चार्ज क्रिएट हो सकता है और आप चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो आरओसी के पास। तो बेसिकली लेट्स अज्यूम देयर इज अ कंपनी जिसे लोन लेना है। अभी कंपनी अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करा सकती है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, उस पर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट यू शुड नो कि इन सारी चीज़ों पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर बोलता है सेक्शन 77, आपको चार्ज को रजिस्टर कराना है, जो भी चार्ज आपने क्रिएट किया है यहाँ पर, ठीक है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। वो प्रॉपर्टी टेंजिबल हो सकती है और अदरवाइज कोई और भी हो सकती है, इंक्लूडिंग मॉर्गेज। वो प्रॉपर्टी इंडिया में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। नो मैटर व्हाट, आपको प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना है, आपको चार्ज को रजिस्टर कराना है आरओसी के पास। अभी हियर वी कैन सी दीज आर द एग्जाम्पल्स कि कौन कौन सी चीज़ों को आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो द फर्स्ट वन इज
A charge created for the purpose of securing any issue of debentures or deposit। आपने क्या किया है, आपकी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। अभी डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर होल्डर से पैसा मिला, उन डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योर कराओगे, उन्हें कोई प्रॉपर्टी दोगे, तो उस प्रॉपर्टी पर आपको क्या करना है, चार्ज क्रिएट करके रजिस्टर कराना है। ठीक है मैम। दूसरा है, आप किस पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्या बोल दिया है, अनकॉल्ड मतलब जो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए, द प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹10। कंपनी ने ₹5 कॉल कर दिया है और ₹5 अभी तक कैसा है, अनकॉल्ड है। तो ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है, एक शेयर होल्डर से तो होगा नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर से होगा। ठीक है, ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है जो कंपनी के पास आने वाला है, उस पर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो। यह आपको समझ आ रहा है, ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कंपनी के पास आएगा, इस अनकॉल्ड शेयर कैपिटल पर भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है, बोल सकती है ये हमारी सिक्योरिटी है। सो अ चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ है। थर्ड बोलते हैं, आप कंपनी की किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो। ओके मैम, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कर देंगे। आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो कोई भी बुक डेट पे कंपनी के। इट मीन्स बेसिकली जहां से भी कंपनी का पैसा आने वाला है, जो भी डेटर्स है उन पर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो। और जब भी हम डेटर्स पे चार्ज क्रिएट करेंगे, इट विल बी फ्लोटिंग चार्ज। ओके, आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो लीन। लीन मतलब आप होल्ड कर सकते हो, कोई भी सब फ्रेट है कंपनी का, जो भी पैसा आने वाला है, कहीं से भी पैसा आने वाला है, कोई रेंट वगैरह आने वाला है, आप उस पर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो। इन शॉर्ट, कंपनी को जहाँ जहाँ से भी पैसा आने वाला है, कंपनी उसे सिक्योरिटी के तौर पर दे सकती है टू द चार्ज होल्डर्स। और देखते हैं अभी, कंपनी अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर सकती है। एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो सकता है कंपनी की अंडरटेकिंग पर या किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी पर, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड। हो सकता है यहाँ पर कंपनी अपने स्टॉक एंड ट्रेड पर तो चार्ज क्रिएट कर ही रही है, अपनी सब्सिडरी के स्टॉक एंड ट्रेड पर भी चार्ज क्रिएट करे, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़। ठीक है, आप उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो द चार्ज ऑन कॉल्स मेड। कॉल तो किया है आपने, पर अभी तक पैसा आया नहीं, कभी ना कभी तो आएगा। तो यहाँ पे आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो ऑन कॉल्स मेड बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, राइट, इससे पहले था वो क्या था, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पे यू हैव कॉल्ड बट शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया है अभी तक। कोई भी चार्ज क्रिएट किया किसी भी शिप पर आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर कोई भी शेयर है शिप पे, कोई भी असेट पे क्रिएट कर सकते हो। फ्रेट बेसिकली मींस कोई रेंट या कुछ भी चीज़ें, भूमि जो रिसीव होने वाली है कंपनी को, है ना। चार्ज क्रिएट कर सकते हो आप कंपनी के इनटेंजिबल एसेट पे, गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जो कंपनी ने ऑब्टेन करी है। इंश्योरेंस पॉलिसीज पर कैसे हो सकता है, कंपनी ने लिया होगा फायर इंश्योरेंस, आग नहीं लगी, ठीक है, या फिर कंपनी ने किसी भी तरह का इंश्योरेंस लिया है जहाँ से कंपनी को पैसा आने का संभावना है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो आप उसे भी अपने फेवर में रजिस्टर करवा सकते हो। किसी भी तरह का प्लेज हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है शेयर्स प्लेज करे हो, शेयर्स गिरवी करे हो, वो भी चीज़ें हो सकता है। अभी कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। मतलब कि अगर कंपनी ने पे नहीं किया तो यस दीपांशु, शेयर्स नहीं मिलेंगे बेटा, शेयर का जो पैसा है, अनकॉल्ड अमाउंट है, वो तो आएगा ना कभी ना कभी। फॉर एग्जाम्पल हमने ₹5 लिया है, तो ₹5 पे आपने क्या किया, चार्ज क्रिएट कर दिया है। सो इफ कंपनी इज अनेबल टू रीपे द मनी, है जो ₹5 है वो आपका हो जाएगा। मैंने जो नंबर्स है वो कम लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं अर्शी, निमोनिक की ज़रूरत ही नहीं। कभी भी तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से रजिस्ट्रेबल चार्जेस है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है कि इस पर चार्ज रजिस्टर करवाया हमने, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इस चीज़ पे चार्ज रजिस्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। इन शॉर्ट आपको समझना है, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है, कंपनी को जहाँ से भी पैसा आता है, कंपनी उस पर चार्ज रजिस्टर करवा सकती है, ठीक है। नॉर्मली बोला बेटा, शिप पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, कोई भी एसेट, कोई भी वेसल पर कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्ट होने जा रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड येट द मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है।
तो एक बार जो भी पढ़ा हम उसका रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ, बिलीव मी अभी तक जो पढ़ा उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये लगने वाला है, एकदम प्रैक्टिकल लगेगी हर एक चीज़ें। तो व्हाट वी हैव डन इज, मेरे साथ रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज, है ना। चलो 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 सारे के सारे नादान परिंदो शुरू हो जाओ उड़ने के लिए। क्या देखा था हमने, चार्ज मतलब क्या, 2 clause 16, एन इंटरेस्ट ऑन लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी या अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी हम ऐसे चार्ज को क्रिएट करते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज कैसा होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर यू कैन नॉट डील ऑन द प्रॉपर्टी अंटिल एंड अनलेस यू रीपे। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है आपकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज पर, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, यू कैन डील इन द प्रॉपर्टी। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर्टी हियर। ओके, और तीन तरह के चार्जेस देखिए कंडीशंस के बेसिस पे। एक्सक्लूसिव चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज मतलब सिर्फ एक ही पर्सन मनी लेंडर होता है, कोई और नहीं होता, ये सिर्फ अपना ही अपन ही चार्ज क्रिएट करा है। दूसरा हमने देखा फर्दर चार्ज, एक ही प्रॉपर्टी पे दो चार्ज क्रिएट हो सकते हैं, जो सेकंड वाला होगा इट विल बी हमारा फर्दर चार्ज। थर्ड हमने देखा पारी पासू चार्ज, एक ही प्रॉपर्टी पे तीन चार लोग यहाँ पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तीनों को वी विल डील इक्वली, पारी पासू डील यहाँ पर करने वाले हैं। डिफरेंसेस देखे थे फिक्स्ड में और फ्लोटिंग में। मेन डिफरेंसेस हमने देख लिया, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती। फिक्स चार्ज में आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, फ्लोटिंग में आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। फिक्स चार्ज लीगल चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज कैसा चार्ज है, इक्विटेबल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है, परफेक्ट। अच्छा फिर मुझे बता दो रजिस्ट्रेबल चार्जेस कौन कौन से होते हैं, इसमें जिसको भी डाउट था हम उसे क्लियर कर देंगे। अच्छा बिफोर दैट, क्या आपका फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो सकता है फिक्स चार्ज में? हो सकता है। एंड द प्रोसेस by which the floating charge gets converted into fixed charges, crystallization of floating charge। तीन ऐसी सिचुएशन है जब आपको फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सीजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो रहा है इंक्लूडिंग वाइंडिंग अप, ठीक है। सेकंड लिस्ट में डिबेंचर होल्डर इंटरवेंशन, वो अपॉइंट करेंगे रिसीवर और मैनेजर को, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाएंगे कि आप इस चार्ज एसेट में डील नहीं कर सकते हो। थर्ड, कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि डीड में स्पेसिफाइड है यहाँ पर। नेक्स्ट, कौन कौन से चार्ज है जो रजिस्टर हो सकते हैं, कंपनी चार्ज रजिस्टर करा सकता है। नॉर्मली समझना, डिबेंचर होल्डर के लिए कुछ भी, डिपॉजिट होल्डर्स के लिए जिन्होंने पैसा दिया है, कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, कंपनी का जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है जहां से ऑब्वियसली पैसा आने वाला है। अनकॉल्ड से ही याद करो, कंपनी ने कॉल तो कर दिया है बट अभी तक पे नहीं हुआ है, वो वाला पैसा आने वाला है। डेटर्स से जो पैसा आने वाला है यहाँ पर, कंपनी को जो भी फ्रेट रेंट चार्जेस आने वाले हैं वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूवेबल हमने देख लिया, कंपनी का डेटर्स स्टॉक इन ट्रेड पे चार्ज क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। कंपनी का जो शिप है SHIP वाला शिप, उस पर क्रिएट हो सकता है हमारा, मतलब इन शॉर्ट कोई भी असेट है उस पर क्रिएट हो सकता है। इंटेंजिबल असेट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट पे क्रिएट हो सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज पे क्रिएट हो सकता है और कंपनी किसी भी तरह का प्लेज कर सकती है। यू डो नॉट नीड टू रट्टाफाई ऑल दीज पॉइंट्स, आपको वो नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस ट्वाइस, आपके दिमाग में आ जाएगा एंड यू विल बी ईजिली एबल टू रिकॉल। कभी भी एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से जरा 10 पॉइंट लिखो, नहीं, है ना, हम CS एग्जीक्यूटिव में है। अभी जिसका था इंतजार वो आ चुका है यहाँ पर। आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर अटेंशन हियर ओनली, पूरा का पूरा अटेंशन, मतलब पूरा मतलब पूरा, ना दिल में कोई होना चाहिए ना दिमाग में कोई होना चाहिए, एंटायर अटेंशन शुड बी हियर ओनली। क्योंकि अगर ये चला गया दिमाग में तो मजा आ जाएगा, और बिलीव मी इतना इजी है, इतने प्यारे तरह से यहाँ प्रेजेंट किया, तुम कहोगे वाह यार मैम कमाल कर दिया आपने। तो चले तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से लैंग्वेज में, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट हियर। डन करें। द फर्स्ट इज कंपनी, ये हमारी कंपनी है। कंपनी को अगेन क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। गुलनाज वही सारा प्रोसेस हम देखने वाले हैं बेटा, एक बार अभी इधर अटेंशन ले लो, है ना। कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी गई पैसा लेने इन सारे लोगों से, लोग से ले सकती है या फिर कंपनी बैंक से पैसा ले सकती है, ठीक है। इन्होंने लोन दिया, ये बोलेंगे कंपनी को, कंपनी कंपनी हमारी सेफ्टी का क्या, तो कंपनी ने क्या दिया था मैम, कंपनी ने ना असेट दे दिया था, ठीक है। कंपनी ने असेट दे दिया, ये लो तुम्हारी सेफ्टी, ये लो बिल्डिंग, ठीक है। क्या इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है जैसे ही कंपनी ने अपनी असेट पे चार्ज क्रिएट किया है। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या, कंपनी ने असेट पे चार्ज तो क्रिएट कर दिया है, आगे क्या होगा, आगे इन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है तुम्हें?
कंपनी को आगे जाके आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करवाना होता है। ये तो हमने शुरू में भी देख लिया था। कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी को पैसा मिल गया है, कंपनी ने असेट दे दी है, असेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया, बट इस चार्ज को रजिस्टर करवाना होता है। एंड हियर स्टार्ट्स द होल प्रोसेस। सेक्शन नंबर 77, सेक्शन लिखो फटाफट सेक्शन लिस्ट में। ईच एंड एवरी वन, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नया नया आया है, हो सकता है उसने इनिशियल लेक्चर्स ना देखे हो, तो गाइज वी ऑल द स्टूडेंट्स हियर मेक अ सेक्शन लिस्ट, जहाँ पर आप क्लास में ही साथ साथ में सेक्शंस लिखते हो, सो दैट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने होंगे। एंड ये जो एफर्ट्स आप अभी लेते हो वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा जो नया नया है, नो वरीज, अभी तक नहीं लिखा है, इस चैप्टर से स्टार्ट करना है आपको सेक्शन लिस्ट लिखना। बेसिकली यू हैव टू राइट हियर द सेक्शन, और इधर सेक्शन के बारे में व्हाट द सेक्शन टॉक्स अबाउट। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विथ सेक्शन 2 क्लॉज 16 और यहाँ पर लिख दो चार्ज की डेफिनेशन। देन सेक्शन 77 जो बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। एंड इसी तरह से बाय द एंड ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन आपका पूरा सेक्शन लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। एंड तुम सब मुझे बहुत याद करने वाले हो जैसे ही आपकी सेक्शन लिस्ट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग टू द टॉपिक, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ओहो, कंपनी ने लोन ले लिया है, कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया अपनी एक प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर अभी व्हाट द कंपनी शैल डू, कंपनी को उस चार्ज को रजिस्टर कराना है। और जैसा कि सारे नादान परितु ने सही बोला है, चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कराना है, तो कंपनी विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कंपनी आरओसी के पास जाएगी और बोलेगी आरओसी आरओसी सुनो ना, चार्ज को रजिस्टर करवा दो। ठीक है, कौन से फॉर्म में जाएगी, CHG1 में जाएगी, और कंपनी को 30 डेज में चार्ज को रजिस्टर कराना है। मीन्स जिस दिन से आपका चार्ज क्रिएट हुआ है वैसे 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, चार्ज को रजिस्टर करवाना है आरओसी के पास। कौन से फॉर्म में, यहाँ पे जो भी फॉर्म्स आप पढ़ने वाले हो, दीज विल बी इन फॉर्म CHG, जिसका मतलब होता है चार्ज। तो CHG में ही हम सारे फॉर्म्स पढ़ेंगे, वी विल लर्न ऑल द फॉर्म्स हियर। CHG1 में जाएगा और आरओसी के पास रजिस्टर करा देगा। अच्छा, मान लो डिबेंचर होल्डर्स है, डिबेंचर से, तो डिबेंचर्स के केस में आप रजिस्टर कराओगे इन फॉर्म CHG9। लिखते रहो लाइव चैट में फॉर्म्स, ताकि आपको भी दिमाग में रहेगा। आरओसी ने देखा रजिस्टर करा रही है कंपनी, आरओसी को सही लगता है सब कुछ, तो आरओसी कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा इन फॉर्म CHG2। तो CHG1 में आपने अप्लाई किया और आरओसी CHG2 में क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, ठीक है हमने रजिस्टर कर दिया है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? देख लो एक बारी अच्छे से। CHG1 अप्लाई कर दी कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, डिबेंचर से तो CHG9, आरओसी ने कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया है, CHG2। ठीक है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कंपनी तुम्हारी तरह सीधी सादी होती है क्या? सॉरी सॉरी, तुम कहाँ सीधे साधे हो, तो कंपनी मेरी तरह सीधी सादी होती क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी तरह होती है ना, कि कितना भी बोलो अक्ल नहीं लगती है एक बारी में, है ना, कितना भी कुछ भी बोल दो कि रोज पढ़ा करो, तो भी कुछ बच्चे होंगे नालायक जो नहीं पढ़ते होंगे। तो वैसे ही कंपनी है, कंपनी को कितने दिनों में चार्ज रजिस्टर कराना है आरओसी के पास? मैम 30 डेज में चार्ज रजिस्टर करवाना है। ओके, एकदम सही बोल रहे हो, 30 डेज में चार्ज रजिस्टर कराना है। सी, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पहले की बातें थी, 2018 से पहले की बात थी, उसके बाद अमेंडमेंट आ चुका है, और उसके बाद अभी ये हमारा एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो कंपनी कैसी होती है बेटा? पूरे के पूरे नोट्स ही चार्ट फॉर्म में है ज्योति मिश्रा। क्या हुआ है यहाँ पर, कंपनी को चार्ज को रजिस्टर कराना है। कितने दिनों में रजिस्टर कराना है? कंपनी को चार्ज को रजिस्टर कराना है 30 डेज के अंदर अंदर, जब से क्रिएट हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर। कंपनी ने नहीं कराया, 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर ही नहीं कराया, इट फेल्स टू रजिस्टर विद इन 30 डेज, तो अब क्या? तो भी आरओसी बोलता है ओके, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, हम आपको एक्सटेंशन देते 60 डेज का। 60 डेज कहाँ से? जब से चार्ज क्रिएट हुआ है
वहाँ से 60 डेज में आपको रजिस्टर करा देना है। तो एडिशनल कितने मिल रहे हैं बेटा? एडिशनल तो आपको 30 दिन ही मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको 60 डेज का टाइम दे दिया, आपने अगले 60 डेज में भी रजिस्टर नहीं करवाया, ये 60 डेज खत्म हुए, उसके बाद आपको और 60 डेज देंगे। तो एक्सटेंडेड टाइम के अंदर भी आपने रजिस्टर नहीं कराया, आपको फर्दर 60 डेज दिए जाएंगे। उसके बाद भी नहीं कराया ना, तो अभी जाओ, अभी रजिस्टर नहीं हो सकता है। टाइमलाइन एक बारी और समझाऊंगी मैं। हमें चाहिए क्या चीज़? क्लैरिटी, हर चीज़ की क्लैरिटी। टाइमलाइन समझो, ये कंपनी है, कंपनी को चार्ज रजिस्टर कराना है कितने दिनों में? वाओ, 30 डेज में। मैम 30 डेज में उसे चार्ज रजिस्टर कर, कंपनी ने क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया है, वहां से 30 डेज में कंपनी हैव टू रजिस्टर द चार्ज। यहाँ पर ध्यान दे दो, ठीक है? प्लीज गाइस पे अटेंशन हियर ओनली। कंपनी ने हमारा चार्ज क्रिएट किया है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्टर करवाना है। कंपनी ने नहीं करवाया तो हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको 60 डेज दे रहे, लेकिन 60 डेज कहाँ से आ रहे? यहाँ से चार्ज क्रिएट किया, वहां से हम आपको 60 डेज दे रहे हैं। तो कहने से नेट कितने मिल रहे हैं? नेट तो 30 दिन मिल रहे हैं ना, नेट 30 डेज इसके बाद। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बेटा आलसी होती है ना तो यहाँ पर पढ़ा नहीं रही होती है ना पीयूष आनंद? यहाँ तक डन डना डन डन है? कोई डाउट है यहाँ तक? परफेक्ट, राइट, ओके। जो कंपनी ने यहाँ पर क्रिएट किया चार्ज, वहां से 30 डेज में हिसाब से कंपनी को चार्ज को रजिस्टर कराना है। 30 डेज में नहीं कराया है तो उसे 60 डेज मिलेंगे। 60 डेज कहाँ से? फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है, नेट 30 डेज मिल रहे हैं। इस 60 डेज में भी चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो अब क्या होगा? ये 60 डेज खत्म हुए, उसके बाद आपको फर्दर और 60 डेज मिलेंगे, फर्दर 60 डेज और मिलेंगे। मुझे बताओगे टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पर? टोटल आपको 120 डेज यहाँ पर मिले हैं, ठीक है? कहने से टोटल आपको 120 डेज मिले हैं। यहाँ पे 30 डेज, यहाँ पे 30 डेज नेट 60, और ये 60 कितना हो गया है? 30 + 30 + 60, 120 डेज मिल गए हैं। अगर 60 डेज के बाद भी नहीं कराया तो बस अभी जाओ, अब आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हो सकता है, ठीक है? अब आपको चार्ज रजिस्टर नहीं हो रहा है। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये टाइम लिमिट समझ आई है? क्या ये टाइम लिमिट में कोई भी तरह का डाउट है? स्टॉक एंड ट्रेड मतलब आदित्य बेटा जिस स्टॉक में आप डील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी सेल कर रही हूँ तो मेरे लिए टीवी क्या हो गई? स्टॉक हो गई है। अगर मैं मोबाइल फोन सेल कर रही हूँ तो मेरे लिए मोबाइल फोन स्टॉक हो गए, ठीक है? फ्रेट मतलब जो भी पैसा आ रहा है रेंट वगैरह का। क्रिस्टल क्लियर हो गया टाइमलाइन? देयर आर चांसेस कि टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, कंपनी को चार्ज रजिस्टर कराना है 30 डेज में, 30 डेज में रजिस्टर नहीं कराया, 60 डेज में फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, इस 60 डेज में भी नहीं कराया, 60 डेज खत्म हुए, उसके बाद फर्दर 60 डेज मिलने वाले हैं, ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पर फीस लगती है, कितनी फीस लगेगी वो भी हम आगे देखेंगे। कि 120 दिन निकल गए ना, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। अमेंडमेंट आया और बोला गया 120 डेज निकल गए ना, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुम चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। अच्छा जरा ये देखो, दिस इज द पेनल्टी। पेनल्टी देखो मेरे साथ एक बारी। शैलेश आरओसी तो करेगा ही ना, आरओसी का काम है रजिस्टर करना। पीरियड ऑफ डीले, सो अगर आपने 30 डेज तक का डीले किया है, 30 डेज तक का डीले किया, 30 डेज में रजिस्टर कराना था, 30 दिन से ज़्यादा निकल गए हैं, ठीक है? यानी कि 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन का डीले किया तो पेनल्टी कितनी लगेगी? स्मॉल कंपनी और ओपीसी है तो हम आपको बोलेंगे नॉर्मल फीस की 3 टाइम्स लगने वाली है, राइट? बाकी कंपनीज है तो जो नॉर्मल फीस है उसकी कितनी पेनल्टी लगेगी? यहाँ पर 6 टाइम्स पेनल्टी लगेगी। कब? 30 दिन निकल गए हैं, 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज वाला केसेस है इन दैट केस। अच्छा
डेज निकल गए, टोटल 60 डेज निकल गए हैं यहाँ पर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, मोर देन 30 डेज हो गए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर कितनी पेनल्टी लगेगी। जो नॉर्मल फीस लग रहा था 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, वो तो लगेगा ही लगेगा, एक एड वेलोरम फीस और लगती है। मैम व्हाट इज एड वेलोरम फीस? तो बेसिकली आपका जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 0.025% यहाँ पर लगेगा, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 1 लाख रुपए तक। इट मीन्स प्रॉपर्टी की वैल्यू का 0.025% ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू, बट मैक्सिमम कितना जा सकता है वो 1 लाख रुपए तक। इन द केस ऑफ अदर कंपनीज नॉर्मल फीस का 6 टाइम्स तो लगेगा ही, प्लस प्लस साथ में एड वैलोरम फीस लगेगी 0.05%, और जो कि मैक्सिमम जा सकता है यहाँ पे 5 लाख रुपीस तक। ठीक है, ठीक। वैसे देर आर लीस्ट चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी ICSI इज अनप्रेडिक्टेबल, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन एंड ऑल्सो आपको ये लर्न करना है। ठीक है, ईजी है। स्मॉल कंपनी और OPC है तो उस केस में 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, अदरवाइज उसका डबल 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। उससे ज़्यादा डीले कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल फीस तो लग रही है प्लस 0.025% ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू, मैक्सिमम 1 लग जाएगा। अदर कंपनीज 6 टाइप्स ऑफ नॉर्मल फीस प्लस 0.05% ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 5 लाख तक। ठीक है, क्या ये क्लियर है? Guys, you are not here for the chit chat. Ad valorem मतलब पीयूष according to the value of the property. ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सेक्शन 77 में अमेंडमेंट आया। सेक्शन 77 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, उसमें अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट के बाद वो बोलता है आपको रजिस्टर कराना है चार्ज तो मैक्सिमम 120 दिन रहेंगे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज अब आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करा सकते हो। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज द चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, चार्ज फिर रजिस्टर नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसके बारे में और इसी से रिलेटेड आपको एक और प्रोविजन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बारी पढ़ लो। इन सच केस जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जिसने लोन दिया था और कंपनी, दोनों को ध्यान रखना है कि बिफोर 120 डेज दे शुड रजिस्टर द चार्ज, उन्हें चार्ज को रजिस्टर करवाना है, अदरवाइज फिर आपका चार्ज कभी भी रजिस्टर नहीं हो सकता एंड यू विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, अच्छा जी, सी जो मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया था वो मैंने लिख भी रखा है इन द PPT फॉर्म, इन द फ्लो चार्ट फॉर्म हियर ओनली। तो जैसे ही आपने चार्ज को रजिस्टर करवा दिया है, ROC सेटिस्फाइड है, ROC आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा इन फॉर्म CHG2, आपको देगा मतलब कंपनी को भी देगा और चार्ज होल्डर को भी देगा। विच द चार्ज होल्डर, बैंक या फिर जो भी मनी लेंडर जिससे आपने पैसे लिए, ROC विल गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इट शेल बी ड्यूटी ऑफ द एवरी कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में क्रिएट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया क्रिएट कर रहे हो, उन्हें चार्ज को क्या कराना है, उन्हें चार्ज को यहाँ पर रजिस्टर करवाना रहेगा। यस अर्शी, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि एक मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, जो बताते हैं चार्ज को कब तक रजिस्टर कराना है एंड कितनी फीस लगेगी। तो Monin Limited, having authorized and paid up capital of rupees 10 crores, has created a charge of 500 crores on its fixed assets on 1st of June 22। तो 1st जून 22 को आपने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किए। दिमाग में आना चाहिए जब से चार्ज क्रिएट किया वैसे 30 डेज में यू हैव टू रजिस्टर द चार्ज। इन फेवर ऑफ फिनकॉन लिमिटेड, मतलब फिनकॉन लिमिटेड चार्ज होल्डर हो गई है, बट फेल्ड टू रजिस्टर इट विद ROC के साथ रजिस्टर नहीं करा पाया। कंपनी हैव मेड एन एप्लीकेशन टू ROC, अब कंपनी ने एप्लीकेशन कब दी ROC को, 15 सितंबर को रजिस्टर करने के लिए। व्हाट इज द डेट, आप कब पहुंचे हो, 15 सितंबर 22 को पहुंचे हो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अभी फीस क्या लगी है ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। लेट्स सी, ये चेतना फॉर श्योर में देख लूंगी, है ना। डेट ऑफ क्रिएशन, क्रिएट कब हुआ आपका चार्ज, एक बार नजर दीजिए इधर। डेट ऑफ क्रिएशन 1 जून 22। अमाउंट कितना सिक्योर हुआ मैम, 500 करोड़ का अमाउंट था जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, जो फिक्स्ड एसेट्स है हमारा।
अप टू 30 डेज आपको क्या कराना है, विद इन 30 डेज आपको रजिस्टर कराना है। चार्ज शेल बी रजिस्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जब से क्रिएट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज को रजिस्टर कराना है। 30 जून 22 तक रजिस्टर कराना था, जिसमें आपकी नॉर्मल फीस लग रही थी यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? किस चीज में कंफ्यूज हुए कोयल? नॉर्मल फीस लगेगी विद इन टाइम पीरियड लगाओगे तो। लेकिन यहाँ पर कब आपने रजिस्टर करा? 15 सितंबर को। 1 जून है 22, हिसाब से आपको रजिस्टर कराना था 30 जून 22 तक। बट आपने तो जुलाई भी जाने दिया, अगस्त भी जाने दिया, और आपने सितंबर के 15 को रजिस्टर करवाया है। अगर 30 डेज में रजिस्टर नहीं करवाया तो हमारा प्रोविजन क्या था, दीदी आप नेक्स्ट 30 डेज में रजिस्टर करा सकते हो, और 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। 1 जून से 60 डेज तक आप क्रिएट कर सकते हो, तो कहना इसे जुलाई तक मैं कर सकती थी, और मैंने जुलाई तक भी रजिस्टर नहीं करवाया है ना, मैं तो डायरेक्ट सितंबर पर पहुंच गई हूँ। उस केस में क्या होगा, सी ये 30 जून से 29 जुलाई जो नेट 30 डेज था, उस टाइम आपकी एडिशनल फीस लगती है नॉर्मल फीस का 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स इंटू 600 किया 3600 हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट तक क्लियर है क्या? शांति से आराम से देखो एक बार, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, राइट। 60 डेज हमें समझ आ गए फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। उसमें भी नहीं गया तो हमारा फीस लग गया, एक्स्ट्रा फीस लग गया 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी। अभी हमारा कितना दिन चला गया, जुलाई तक तो हमने देख लिया है, अगस्त और सितंबर आपके पास ये 60 डेज और होते थे, आपने 15 सितंबर को करवा लिया है। तो उस केस में हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो फीस लगाएंगे यहाँ पर, कितनी लगाएंगे, एडिशनल फीस, हाँ जी एडिशनल फीस प्लस एड वैलोरम फीस, एडिशनल फीस प्लस एड वैलोरम फीस। और एड वैलोरम फीस कैसी लगती है यहाँ पर, 0.05% ऑफ द प्रॉपर्टीज वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, 500 करोड़ का 0.05% लगाओगे 25 लाख रुपए, पर हमने देखा था मैक्सिमम आप 5 लाख तक दे सकते हो, तो 25 लाख और 5 लाख ऑब्वियसली क्या है, कम, 5 लाख है, तो यहाँ पे 5 लाख प्लस साथ में 6000 रुपये भी लगने वाले हैं। ठीक है, 5,36,00,000 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 3600 भी और लगने वाले हैं। ठीक है, यस ऑब्वियसली जैनब बेटा क्वेश्चन में दे रखी होगी है ना, ये क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आपकी जो नॉमिनल फीस है, नॉर्मल फीस है 600। इफ इट ऑल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे नॉर्मल फीस गिवन होगी क्वेश्चन में, है ना, उसका टेंशन मत लेना। ऑल्सो नॉर्मल फीस गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स कर पाओगे ना। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग में गोलमाल होता है, बट नॉट अ हार्ड वन, और देर आर लीस्ट चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं यहाँ पर। 5 लाख प्लस 3600 हो गया। चलो, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास मॉडिफिकेशन इन चार्ज। ये क्या पॉइंट बोलता है, व्हाट डू यू नो, मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? मॉडिफिकेशन मतलब क्या, कुछ चेंज करना, दीदी कुछ मॉडिफाई करना। तो क्या चार्ज में भी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर चार्ज में मॉडिफिकेशन। एंड वेन एवर देयर विल बी अ मॉडिफिकेशन इन चार्ज यू हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी, आरओसी को बताना पड़ेगा। आखिरकार हाउ आर द वेज, व्हाट आर द वेज जिसमें चार्ज मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ बोरोइंग। हो सकता है जो बोरोइंग हो उसका अमाउंट या तो आप इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, तो कहीं ना कहीं हमारा चार्ज मॉडिफाई हो रहा है। इट मीन्स पहले मैंने बोरो किया था 10 लाख रुपए, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी मैंने सिक्योरिटी के तौर पे दी उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 30 लाख है। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने बोरोइंग का अमाउंट इंक्रीज करके 15 लाख कर दिया है। तो अभी यहाँ पे चार्ज मॉडिफाई हुआ है, एंड बिकॉज द चार्ज इज मॉडिफाइड यू हैव टू इन्फॉर्म टू एरओसी। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगर बोरोइंग इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। हो सकता है आपने सिक्योरिटी चेंज कर दी हो,
स्वैप कर दियो। स्वैप बेसिकली मीन्स यू व्हाट यू हैव डन इज यू हैव चेंज द सिक्योरिटी। पहले बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी दे दिए, तो भी आपको चार्ज मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। द थर्ड वन इज चेंज और वेरिएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें चेंज हो गया हो। कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा? आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था इट वाज 3%, लेकिन अभी 4% हो गया है, वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट। पहले आपने चार्ज क्रिएट किया था, रजिस्टर किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, लेकिन अभी आप 2 years नहीं, आप चाहते हो 3 years हो जाए। टर्म्स चेंज हो रही है, और जब जब टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होगी कहने से मॉडिफिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे आप टाइम को एक्सटेंड कर रहे हो फॉर द रीपेमेंट, ये भी एक तरह से मॉडिफिकेशन है। एंड लास्टली आप चार्ज को असाइन कर रहे हो किसी और पर्सन के फेवर में। ध्यान से सुनना, पहले चार्ज किसके पास था? ICICI बैंक के पास था। इसने अपना चार्ज असाइन कर दिया किसके फेवर में? कि SBI बैंक, तुम मुझसे पैसे मांगते हो ना वैसे भी, तो ये लो चार्ज, ये चार्ज मैं असाइन कर देता हूँ तुम्हारे फेवर में। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन चार्ज। मॉडिफिकेशन बेसिकली मीन आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो चार्ज में, और जब जब मॉडिफिकेशन होगा यू हैव टू इन्फॉर्म टू ROC। और पूछो जरा मुझसे कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करोगे ROC को? CHG3 में इन्फॉर्म करोगे ROC को, ठीक है। यू हैव टू इन्फॉर्म टू ROC, इनफॉर्म CHG। मॉडिफिकेशन हुआ फिर CHG3 में ROC को बताना रहेगा। भाई वेरी क्लियर। कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है? इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बोरिंग, रीपेमेंट का टाइम एक्सटेंड कर रहे हो, सिक्योरिटी चेंज हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, या फिर आप आपका चार्ज किसी और पर्सन के फेवर में असाइन कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े। अमंग ऑल इंटर आलिया मीन्स सेकेंड और फिफ्थ सेम है? नहीं है बेटा, सिक्योरिटी चेंज हो रही है ना। समझो जो जिसका क्वेश्चन था, सेकेंड और फिफ्थ में चेंज है बच्चा। समझो सेकंड में क्या हो रहा है, पहले हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी सिक्योरिटी, अभी वो क्या हो गया, आपने सिक्योरिटी चेंज करके बिल्डिंग कर दी है, ठीक है। फिफ्थ में क्या हो रहा है, आपका चार्ज होल्डर चेंज हो रहा है। चार्ज होल्डर जिसने यहाँ पर लोन दिया है वही चेंज हो रहा है। पहले आपका चार्ज होल्डर था ICICI बैंक, मतलब ICICI बैंक को रीपे करना है। अभी ICICI बैंक ने ये चार्ज किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब आपका चार्ज होल्डर कौन हो गया? यहाँ पर SBI बैंक हो रहा है। जिसका भी डाउट था क्या ये क्लियर हो गया है? पक्का से क्लियर हुआ है ना? आई डोंट वांट कि कोई भी डाउट रहे एंड तक। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। जहाँ नहीं कराता मैं रजिस्ट्रेशन, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर क्या होंगे? द फर्स्ट वन इज लिक्विडेटर आपको ट्रीट करेगा एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिक्विडेटर आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेगा, और वेन एवर आई से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेगा। लिक्विडेटर पिक्चर में कब आएगा? तुम्हारी कंपनी डूब गई है, बंद हो रही है, ठीक है, तुम्हारी कंपनी डूब गई है, बंद हो रही है, लिक्विडेटर पिक्चर में आएगा, और वो क्या करता है, कंपनी के एसेट्स को सेल करके तुम्हें लाइबिलिटी सारी पे ऑफ करता है। इन केस आपने आपके चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया है, तो आप कैसे क्रेडिटर ट्रीट करोगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इट मींस आपका नंबर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हो गया उसी सेम प्रॉपर्टी पर, तो अर्लियर चार्ज जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेटर चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगी। क्या कोई इस पॉइंट को मुझे समझा सकता है? बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट। क्या कोई समझा सकता है? मैं ही समझाऊंगी। चलो लिसन टू मी। बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट किया बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट किया कंपनी ने, पर कंपनी ने इस चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। लेट्स अज्यूम पहले था ICICI बैंक जो कि चार्ज होल्डर था, चार्ज क्रिएट हो गया ICICI बैंक के फेवर में इस एसेट में, पर रजिस्टर नहीं हुआ। इसी प्रॉपर्टी पर SBI बैंक का भी चार्ज क्रिएट हुआ है और ये चार्ज रजिस्टर हो गया है।
तो जो चार्ज रजिस्टर्ड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, नो मैटर वो बाद में आया, नो मैटर वो दूसरे नंबर पे आया, लेकिन उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी इफ द सब्सिक्वेंट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड अर्लियर चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, पहले वाला चार्ज रजिस्टर्ड नहीं था, तो भी जो लेटर चार्ज है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, द सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर विल गेट प्रायोरिटी, क्योंकि सेक्शन 77 का रूल है, रजिस्टर्ड हो तो प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे आपसे कोई पहले क्रिएट किया, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है ही विल नॉट गेट प्रायोरिटी, जिसने पहले चार्ज रजिस्टर कराया वो ही, उसी को ही प्रायोरिटी मिलेगी। सो एसबीआई बैंक का चार्ज यहाँ पर कंपनी ने रजिस्टर करा दिया, पहले लिक्विडेशन के टाइम पर पहले पैसा किसको मिलेगा, पहले पैसा एसबीआई बैंक को मिलेगा, और आईसीआईसीआई बैंक will be treated as unsecured creditor. Am I very 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 clear? इसलिए जब भी चार्ज क्रिएट हुआ इट इज मैंडेटरी कि आप चार्ज को रजिस्टर कराओ, अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया है, सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर आ गया उसी में, तो उसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। नहीं नहीं भूमि, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। यस आशी गुप्ता, एकदम परफेक्ट। फर्स्ट तो सिंपली बोलता है बेटा अगर चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, आपका नंबर एकदम लास्ट में आने वाला है, आपको लास्ट में पैसा लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी। अच्छा नेक्स्ट है, क्या ये जो मनी लेंडर है वो चार्ज रजिस्टर कर सकते हैं क्या? क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? समझना चीज को ध्यान से। कंपनी ने पैसा ले लिया है, बहुत लॉजिकली चीजों को समझो, कंपनी ने लोन ले लिया है बैंक से, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज को रजिस्टर कराना? दीदी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज को रजिस्टर कराना, एकदम सही, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज को रजिस्टर कराना। 30 डेज मिलते हैं, 30 डेज में रजिस्टर नहीं कराया, 60 डेज मिलते फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, फिर रजिस्टर नहीं कराया तो और 60 डेज आपको मिलते हैं, फिर भी नहीं कराया तो आपका जो क्रेडिटर है वो कैसा ट्रीट होगा? अनसिक्योर्ड ट्रीट होगा, क्योंकि 120 दिन के बाद तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो यार लॉस किसका होगा? कंपनी तो मस्त मजे में बल्ले बल्ले करने वाली है, लॉस किसका होने वाला है? लॉस तो बैंक का होगा ना, बैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट होगा, या फिर जिन लोगों ने पैसा दिया है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट होंगे। तो क्वेश्चन आता है क्या ये जो बैंक है ये खुद से जाके आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर करवा सकती है क्या? क्योंकि लॉस तो इनका हो रहा है ना बाबा। यस, तो ये मनी लेंडर इट मीन्स कैन द चार्ज होल्डर, क्या ये जो चार्ज होल्डर है वो जाके चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं क्या? यस यस डेफिनेटली यस, सेक्शन 78 इस बारे में बात करता है। इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, नॉर्मली चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 30 डेज में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए, नहीं करवाया 30 दिन में चार्ज रजिस्टर, चार्ज होल्डर देख रहा है, फिर 30 दिन निकल गए, चार्ज होल्डर कोई भी हो सकता है, चार्ज होल्डर पब्लिक बैंक, वो क्या करेंगे? वो अप्लाई करेंगे आरओसी के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कि आरओसी हमारा चार्ज रजिस्टर कर दो। क्या ये लॉजिकल है? तो मनी लेंडर भागे भागे दौड़े दौड़े कहाँ चले गए? आरओसी के पास चले गए हैं। अभी तुम्हें क्या लगता है आरओसी क्या करने वाला है? ये हमारा आरओसी बैठा है, आरओसी क्या करेगा यहाँ पर? ये सभी लोग अप्लाई करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कि आरओसी हमारा चार्ज रजिस्टर कर दो। आरओसी भेजेगा शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस भेजने वाला है कंपनी को, अरे ओ कंपनी सुनो, क्यों तुमने अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं कराया? 30 दिन निकल गए हैं ना, क्यों चार्ज रजिस्टर नहीं कराया ये बताओ, ठीक है। कंपनी को रिप्लाई करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, कंपनी को रिप्लाई करना है 14 डेज में। कंपनी निकली बिल्कुल ही ढीठ, ठीक है, कंपनी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया 14 डेज में, तो आरओसी क्या करेगा? इस चार्ज को रजिस्टर कर देगा, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस मनी लेंडर या चार्ज होल्डर कहाँ से ले लेंगे? कंपनी से ले लेंगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? शो कॉज नोटिस बेसिकली मिलता है व्हाई द चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड, क्या बोलते हैं बताओ कंपनी क्यों चार्ज रजिस्टर ना करे, है ना? Why charge should not be registered? Show the reason not be registered. कंपनी को कितने दिन में रिप्लाई करना है? 14 डेज में। 14 डेज में कोई रिप्लाई नहीं किया है तो आरओसी उसे रजिस्टर कर देगा। Am I very 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 clear? Hello उज्जवल कुमार, I hope you are enjoying the class. क्या ये क्लियर है? So section 78 क्या बोलता है?
यहाँ पर कंपनी, इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, मेरे साथ बोलोगे है ना, इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 days फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो मनी लेंडर कैन रजिस्टर द चार्ज, मनी लेंडर और चार्ज होल्डर विल अप्लाई टू द ROC फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज. ROC will send the show cause notice to the company. Company have to reply within 14 days. If there is no reply, then ROC will register the charge, and the company have to pay the expenses. ठीक है. अभी नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 79. बेसिकली सिंपल सी बात ये बोलता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या बोलता है, सेक्शन 77 यहाँ पर अप्लाई होगा. इट मीन्स कंपनी जो भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर रही है वो सारी प्रॉपर्टी पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो. कंपनी के पास पूरा राइट होगा यहाँ पर, तो कंपनी यहाँ पर चार्ज क्रिएट कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी पर. जो भी मॉडिफिकेशन आता है टर्म्स और कंडीशंस में, किसी भी चीज़ में, वो आपको रजिस्टर कराना है सेक्शन में इन फॉर्म CHG3. जो भी मॉडिफिकेशन आएगा CHG3 में रजिस्टर करवाना रहेगा. हेलो खुशी, एंड ग्लेड टू नो यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई होप अब सभी बच्चे लाइव लेक्चर अटेंड करो और आप इस क्लास को एंजॉय करो, अच्छे से शांति से सुनो यहाँ. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. व्हाट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज? बस अब हम सेटिस्फाइड हो गए हैं. Whenever the company repays the amount, कंपनी अगर पैसा रीपे कर देती है तो उसे क्या बोला जाता है यहाँ पर, सेटिस्फेक्शन. चलो जरा कलर चेंज कर देते हैं. तो जब भी कंपनी वो पैसे को रीपे कर देती है चार्ज होल्डर को, कंपनी को बताना पड़ेगा ना ROC की, ROC सुनो सुनो, हमने पैसा दे दिया है चार्ज होल्डर को. सो व्हेनेवर द कंपनी रीपेज द अमाउंट ऑफ द चार्ज होल्डर, कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू द ROC. कंपनी को ROC को कितने दिनों में बताना है, 30 days में बताना है फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन. कौन से फॉर्म में बताना है बेटा, फॉर्म CHG4. डू नॉट वरी, इस चैप्टर के जो भी फॉर्म्स हैं वो सभी मैंने इस नोट्स में एंड में आपके लिए दिए हैं, आपका काम इजी हो जाएगा. ठीक है. तो कंपनी को इंटीमेट करना है ROC को 30 दिनों में कि ROC सुनो, हमारा जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो गया है, हमने पे कर दिया है. वो 30 दिन में नहीं बता भाई ROC को. ठीक है. तो उस केस में आपको एक्सटेंशन मिलेगा 300 days का. ये 300 days कहाँ से हैं, आपने सेटिस्फाई कर दिया वहां से 300 days. इट मीन्स यहाँ पर आपको नेट 270 days ही मिल रहे हैं. ठीक है. तुम्हें क्या लगता है, कंपनी ने बोला ROC सुनो सुनो, हमने क्या कर दिया है, चार्ज है ना सेटिस्फाई कर दिया, हमने पैसा प्रीपे कर दिया, ROC तुम्हारी बात मान लेगी क्या, एक ही बार में मान लेगी? ना 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 ना, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो. ROC विल कंफर्म इट फ्रॉम द चार्ज होल्डर. ROC चार्ज होल्डर से पूछेगी, चार्ज होल्डर पैसा आ गया ना या पैसा नहीं आया तो बताओ. सो ROC, व्हाट विल ROC डू, ROC एक शो कॉज नोटिस देगी चार्ज होल्डर को. चार्ज होल्डर को 14 days के अंदर रिप्लाई करना है. ठीक है. अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है चार्ज होल्डर की तरफ से 14 days में, तो ROC विल रजिस्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. ROC एक सर्टिफिकेट इशू करेगी और वो सर्टिफिकेट क्या होगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का. CHG2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज था, CHG5 2 का उल्टा बना दो. ठीक है. वो क्या है यहाँ पे, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. ठीक है. क्या ये इजी पीजी है? परफेक्ट. सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मेरे साथ फिर से देखेंगे. Once the company have repaid the money, company will intimate to ROC within 30 days from satisfaction form CHG4 में. 30 days में नहीं कर पाती, उसको 300 days का एक्सटेंशन मिलने वाला है. ROC will send a show cause notice. कंपनी को ROC भेजेगी शो कॉज नोटिस चार्ज होल्डर को. चार्ज होल्डर का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है 14 days में, सो ROC will रजिस्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज और यहाँ पर CHG5 में सर्टिफिकेट दे देगी. ठीक है. क्या ये डन डना डन डन है, इजी पीजी है? ठीक है. नेक्स्ट तरफ जाते हैं हम लोग. सी यही टाइम लिमिट दे रखी है, क्लैरिटी के लिए और देख लो. चार्ज सेटिस्फाई हुआ, उससे 30 days में आपको ROC को बताना है. ओके मैम, नॉर्मल फीस के साथ. अगर 30 days में नहीं बता पाए तो आई हैव टोल्ड यू एडिशनल 300 days मिलते हैं यहाँ पर. 30 days में नहीं बता पाए 300 days, पर नेट कितने होते हैं, 270 days में नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस लगती है. अब 300 दिन में भी आपने नहीं बताया, 300 निकल गया, आपने नहीं बताया, तो उस केस में आपको CG के पास अप्लाई करना होता है. ऑब्वियसली द फीस पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इधर इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जो फीस पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट देखो,
डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज विच इज आर सेक्शन नंबर 80। एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया, मतलब आरओसी के नोटिस में आ गया है, चार्ज रजिस्टर हो गया है, तो ये कैसा हो जाता है, पब्लिक डोमेन हो जाता है। पब्लिक इसे देख सकती, नॉर्मली बाय पेइंग अ फीस पब्लिक देख सकती कि कंपनी की कौन सी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ, किस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, कौन है चार्ज होल्डर, अगर चार्ज मॉडिफाई हुआ तो वो देख सकता है, कौन सा अमाउंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार चार्ज रजिस्टर हो जाता है आरओसी के पास, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ पब्लिक डोमेन हियर। तो अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है, असेट एक्वायर करना चाहता है कंपनी की, जो कि यहाँ पर चार्ज क्रिएटेड है, तो उसे पता चल जाएगा कि चार्ज रजिस्टर है या नहीं है, हम देख लेंगे एमसीए के पोर्टल से, आरओसी के थ्रू हमें ये पता चल जाता है। ये किस चीज़ का इफेक्ट है, कौन सी डॉक्ट्रिन है, क्या कोई पर्सन मुझे बता सकता है कौन सी डॉक्ट्रिन है। यहाँ पर हमने 3 डॉक्ट्रिन्स पढ़ी थी, राइट, कौन सी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, इंडोर मैनेजमेंट है, या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। कौन सी डॉक्ट्रिन के अंडर यू गेट टू नो कि ऐसी ऐसी चीजें कंपनी में हुई है। ऑब्वियसली द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी की जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में रखें। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही ये इफेक्ट है, सारे चार्ज के डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल जाते हैं, वो पब्लिक बन जाते हैं। ये डॉक्ट्रिन लिमिटेड है उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड इन आरओसीज ऑफिस। एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी यहाँ पर मेंटेन होता है, आरओसी के ऑफिस में रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन होगा हर एक कंपनी के रिस्पेक्ट में। क्या लिखा होगा उसमें, परफेक्ट, कोयल, नेहा, गौरव, आयशा, वेरी गुड यार, ये मेरे नादान परिंदे तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, ग्रेट, ग्लेड टू नो दिस। ये जो पर्टिकुलर से चार्जेस के वो एमसीए के पोर्टल पर मेंटेन्ड रहते हैं यहाँ पर, तो हम ऐसा मान लेंगे वो क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस है। बेसिकली अगर तुम्हें बताऊं तो इसी तरह से एक इंडेक्स ऑफ चार्जेस होता है, फिर डेट लिखी होती है क्रिएशन की, प्रॉपर्टी कौन सी वो लिखी होती है, अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ तो वो लिखा होता है, अगर सेटिस्फाई हो गया वो लिखा होता है, क्या अमाउंट है वो लिखा होता है। इसी तरह से एक चार्ज का रजिस्टर क्रिएट होता है। ये चार्ज का रजिस्टर कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको एक फीस यहाँ पर पे करनी रहेगी, ओके। अच्छा, वही कंपनी के रजिस्टर ऑफ चार्ज के बारे में बात करी हुई है, विच टॉक्स अबाउट सेक्शन 85। सी इट इज ओके अगर आप सेक्शन 80, सेक्शन 81 और 85 याद नहीं कर पाते, ठीक है, इट्स टोटली ओके। सेक्शन 77, 78 का ध्यान रखना, बस ये दोनों सेक्शंस का याद रखना, और वही आप आपकी सेक्शन लिस्ट में लिखोगे तो भी इट्स टोटली टोटली ओके। कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होता है इन फॉर्म CHG 7। अभी तक कौन मेंटेन कर रहा था, आरओसी मेंटेन कर रहा था। हियर द कंपनी ऑल्सो हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर इन फॉर्म CHG 7 विच डिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। ये जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है कंपनी के, एंड यू हैव टू प्रिजर्व इट परमानेंटली। 8 साल 10 साल नहीं, परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है वो आपको प्रिजर्व करके रखना है 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब से आपने पेमेंट किया है वहां से 8 साल के लिए। क्या इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? यस, मेंबर्स, क्रेडिटर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी पर्सन भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं बट फीस देकर और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स क्या है, 9 AM to 6 PM। Register of charges and the instrument of charges kept by the company shall be open for inspection। यही सेम चीज रिपीट करी गई है। मेंबर्स और क्रेडिटर्स है तो विदाउट फीस, और बाकी लोग फीस के साथ इसे देख सकते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस को रेक्टिफाई कर सकता है? क्या लगता है तुम्हें? Does the central government have power कि वो रजिस्टर को रेक्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रजिस्टर को रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन 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 ओनली इन द केस आपसे कुछ मिस स्टेटमेंट हो गया था, गलती से कुछ गलत लिख दिया है, तभी आप उसे रेक्टिफाई, उसे सही कर सकते हो। या फिर कुछ चीज ओमिट कर दी, ओमिशन हो गया है, कुछ लिखना गलती से रह गया है, तो हो सकता है, अदरवाइज कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होगा जिससे आपकी चार्ज की डिटेल्स में यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन 2 केसेस में हो सकते हैं, ओनली इन द केस कि आपसे मिस स्टेटमेंट हुआ है, एंड द सेकेंड वन इज कुछ करना
कुछ लिखना ओमिट हो गया, ओमिशन है यहाँ पर। अदरवाइज आप कोई भी चार्ज में चेंजेस नहीं कर सकते हो, चार्ज के रजिस्टर में चेंजेस नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज़ों को डिलीट नहीं कर सकते हो फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। एम आई वेरी क्लियर? ये केस का कंक्लूजन है। सो अगर इफ एट ऑल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ चार्जेस? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड बट ओनली इन 2 केसेस, MO मिस स्टेटमेंट हुआ या ओमिशन हुआ। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे आपकी चार्जेस की डिटेल्स में चेंज हो रहा है या चार्जेस की कोई भी एंट्री को आप डिलीट कर रहे हो। क्या ये डन है? अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा, अभी बहुत ऐसे छोटू छोटू से टॉपिक्स है, मेन चीजें हमारी हो गई हैं, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर और मैनेजर। शुरू शुरू में क्रिस्टलाइजेशन में याद आया एक रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट होता है डिबेंचर होल्डर्स का, वही पॉइंट है यहाँ पर। इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर, कोई भी पर्सन ऑर्डर ला के आता है कि हमें रिसीवर चाहिए, मैनेजर चाहिए कंपनी की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जो प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक रिसीवर या फिर मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा। जैसे ही वो पर्सन अपॉइंट होता है, यू हैव टू इन्फॉर्म टू ROC, ROC को सब पता होना चाहिए। तो जैसे ही वो पर्सन अपॉइंट होगा, आपको 30 डेज में ROC को बताना रहेगा कि ROC सुनो सुनो, एक पर्सन अपॉइंट हुआ है रिसीवर और मैनेजर, जो हमारी चार्ज असेट्स है ना उसके साथ डील करने वाला है, उसे मैनेज करना। कौन से फॉर्म में? THG 6 में। सारे फॉर्म की लिस्ट मैंने बना के दी है इस PPT नोट्स, ठीक है। साथ ही साथ अब वो पर्सन आपका रिसीवर और मैनेजर नहीं रहा, जैसे ही वो सीज हो जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस केस में भी आपको ROC को इंटीमेट करना रहेगा। तो रिसीवर और मैनेजर से जो भी चीज़ें CHG 6 में ROC को बतानी है विद इन 30 डेज। ओके, नेक्स्ट देखो, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये आप लोगों के लिए है। वंस यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी इन एनी ऑफ द कंपनी, आपको देखना होता है कंपनीज के बारे में, आपको सर्च करना होता है, यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी हियर। तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बेसिकली कंपनी की हिस्ट्री ट्रेस करती है। कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, कौन से बैंक्स के साथ चार्ज क्रिएट किया, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ चार्ज किया, क्या कंपनी ने कभी कोई डिफॉल्ट किया है चार्ज रीपे करने में, कंपनी ने चार्ज को कितनी बार मॉडिफाई कराया है। सो यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट इज वाई द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज मेड। अगर कोई पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे पहले दे विल सी द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हाउ इट हैज चार्ज मॉर्गेज इज एसेट, कौन से बैंक्स के साथ, कौन से FI के साथ, कौन से लेंडर्स के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रीचिंग दैट प्रेजेंट बैंक। वो प्रेजेंट बैंक, मान लो हमारी कंपनी गोलमाल लिमिटेड ने बहुत गोलमाल किया, उसने 7-8 बैंक से चार्ज तो क्रिएट किया था, रजिस्टर नहीं करवाया, और अब आई एक 9th बैंक के पास। तो बिफोर दैट 9th बैंक गिव्स द लोन टू द कंपनी, वो देखेगा कि उसका सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट कि पहले कंपनी की क्या हिस्ट्री यहाँ पर थी। प्रेजेंट बैंक डिमांड करता है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, कंपनी की क्या हिस्ट्री थी, क्या कंपनी ने लोन लेके रीपे किया या नहीं किया, मॉडिफाई करवाया, कितनी बार करवाया, कितने टाइम में रीपे किया, एक्सटेंशन लिया गया रीपेमेंट का, हर एक चीज आप यहाँ पर देखोगे। एंड ऑब्वियसली इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी कि वो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएगा। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च। सर्च बेसिकली मीन्स फिजिकल या ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करते हो कंपनी के, ईदर इट कैन बी इन फिजिकल मोड और इट कैन बी इन ऑनलाइन मोड। स्टेटस क्या बताता है यहाँ पर, स्टेटस एक्टिविटी बताता है कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन हमें सर्च से मिली है एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि कंपनी का स्टेटस क्या है। आखिरकार सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में आता क्या है, तो ये सारी चीजें आती हैं। गिव इट अ रीड। हाँ जी, नेम आएगा कंपनी का, कंपनी का सिन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितने शेयर है, कितने डिबेंचर है, कौन से शेयर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से, शेयर होल्डर्स कौन है, सिक्योर्ड लोन्स, कितने लोन से सिक्योर्ड है यहाँ पर, ठीक है।
लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड चार्जेस सिंस इनकॉर्पोरेशन, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से रजिस्टर्ड चार्जेस कितने हैं उनकी लिस्ट और उनके बारे में फर्दर डिटेल्स। तो यू कैन सी चार्ज आईडी, डॉक्यूमेंट का डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, टाइमली रजिस्टर करवा रही है या नहीं करवा रही कंपनी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन, अग्रीमेंट की डिटेल्स, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिटेल, कितना अमाउंट सिक्योर करवाया है, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ मार्जिन, रीपेमेंट, सिक्योरिटी और अदर पर्टिकुलर्स, क्रिएशन के टाइम पे क्या था, मॉडिफिकेशन के टाइम पे क्या है, और डिटेल्स ऑफ चार्ज सेटिस्फाइड। सारी डिटेल सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में होगी, ठीक है। आगे बढ़े। सी, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बेसिकली कंपनी की हिस्ट्री ट्रेस करता है और कंपनी की प्रॉपर्टी की हिस्ट्री ट्रेस करता है, कंपनी कैसे थी। इन शॉर्ट हम कहते हैं ना, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लेता है कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर और टॉक अबाउट द केस ऑफ अरेंज मैरिज, तो क्या होता है ना, शादी से पहले सब कुछ देखा जाता है, लड़की के बारे में लड़के के बारे में एक दूसरे से पूछा जाता है, हर एक चीज देखी जाती है। लाइक वाइज आप कंपनी में कंपनी को लोन दे रहे हो, उससे पहले भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर होता है। यस गौरव, इट्स अलाउड, ठीक है। सो आप देखोगे ओरिजिनल ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, कैसे उसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज की, कितने बैंक्स के साथ मॉर्गेज किया हुआ है, प्रेजेंट बैंक, हर एक चीज देखने वाली है जिसने सर्च रिपोर्ट यहाँ पर डिमांड करी है। सी, देयर आर टू केस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव इट अ रीड। ये दोनों को पढ़ो और कंक्लूजन समझो, इट्स वेरी इजी, है ना। पढ़ो एक बारी। यस सुभाषीष, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर। क्या ये पढ़ा? सी, क्या हुआ इस केस में, ऑब्वियसली यू शुड नो द कंक्लूजन हियर ओनली। क्या बोला है, जब भी एक चार्ज क्रिएट किया पार्टनरशिप ने, अभी पार्टनरशिप ने चार्ज क्रिएट किया, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसे रजिस्टर कराए, बट ये जो पार्टनरशिप थे लेटर गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, ये पार्टनरशिप कन्वर्ट हो गई है कंपनी में, तो इधर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी तो नहीं है लेकिन ऑब्लिगेटरी है। जो भी डायरेक्टर्स बने उसे आरओसी को बताना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब आप आरओसी को नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बिकॉज इन दिस केसेस देयर आर चांसेस कि वहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो सकती। तो इफ एट ऑल अगर आपका पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होता है कंपनी में, ऑब्लिगेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं आरओसी के पास रजिस्टर कराना, पर आरओसी के नोटिस में तो आना चाहिए, आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना रहेगा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट है आपका, अगर चार्जेस रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वॉइड होंगे अगेंस्ट द लिक्विडेटर और क्रेडिटर। ऑब्वियसली अगर आपके चार्ज को आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो उस केस में आप अनसिक्योर्ड ही कहलाओगे, यहाँ पर आपका नंबर लास्ट में ही आएगा। भले चार्ज क्रिएट हुआ बट व्हाट इज नेसेसरी इज टू रजिस्टर द चार्ज। यस अर्शी, ऐसे है कुछ चैप्टर्स, डू नॉट वरी। अभी देखो, सो फाइनली आई कैन से हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। ये बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों के लिए, रिवीजन रहने वाला है सो दैट यू विल हैव अ फेयर आइडिया कैसे रिवाइज करना है। और ये कुछ फ्लो चार्ट्स भी बनवाए हैं मैंने, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। समझो एक क्वेश्चन है मेरा, मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो सिंगापुर में है, उस पर मैंने चार्ज क्रिएट करवाया है, तो क्या उस चार्ज को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा क्या आरओसी के पास? समझा क्वेश्चन? मेरी प्रॉपर्टी सिंगापुर में है, चार्ज क्रिएट हुआ इस प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी के पास? क्या लगता है? तो अ बिग 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 यस, आपको चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड, चाहे चार्ज इंडिया में हो चाहे चार्ज आउटसाइड इंडिया में हो। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, चार्ज रजिस्टर करवाना कंपलसरी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो सकता है? टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पे, असेट पे या अंडरटेकिंग पे। टाइम लिमिट क्या है चार्ज को रजिस्टर कराने की? इस एक फ्लो चार्ट में सब कुछ कवर है। 30 डेज में आपको चार्ज को क्या कराना है? रजिस्टर करवाना रहेगा।
30 डेज में नहीं कराया, 60 डेज मिलते हैं फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर एडिशनल फीस देनी है, फिर भी नहीं कराया तो आपको फर्दर 60 डेज मिलते हैं, एड वैलोरम फीस यहाँ पर देनी रहेगी। क्लियर है? आगे देखो, अच्छा फॉर्म्स भी यहाँ पर मैंने साथ साथ आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। नॉर्मली चार्ज को रजिस्टर कराना है इन फॉर्म CHG 1, डिबेंचर से तो फॉर्म क्या है, फॉर्म CHG 9 रहेगा। यहाँ पर चार्ज रजिस्टर हो गया, ROC सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म CHG 2। मॉडिफिकेशन, चार्ज को मॉडिफाई कराना है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करा रहे हो तो उसके लिए फॉर्म क्या है यहाँ पे, CHG 3 रहेगा। क्लियर है? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की बात करो, जैसे ही सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की बात करें, इट मीन्स यहाँ पर कंपनी ने रीपे कर दिया है, ठीक है, कंपनी ने पैसा दे दिया है। अभी ROC को बताएगा ना चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, फुल एंड कंप्लीट पेमेंट हो गया है आपका। द कंपनी हैव टू इंटीमेट टू ROC, कितने दिनों में इंटीमेट करना है, 30 डेज में इंटीमेट करना यहाँ पर रहेगा। 30 दिन में आप टोटली यहाँ पर इनको बताओगे। फॉर्म क्या है ROC को इंटीमेट करने के लिए बेटा, CHG 4 में बताओगे यहाँ पर। CHG मतलब चार्ज, क्या हो गया, वॉइस अभी ओके है, वॉइस ओके है अभी? यस। CHG 4 में बताओगे। टाइम लिमिट क्या है, ओके 30 डेज है टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। 30 डेज में नहीं कराया तो 300 डेज में करा सकते हो बाय पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, ठीक है। 300 दिन में भी नहीं कराया तो आपको CG के पास जाना रहेगा। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, कंपनी आती है और ROC की ROC हमने पे कर दिया, ROC मानेगा? नहीं नहीं नहीं, ROC क्या करने वाला है, ROC बोलने वाला है कि अरे हम चार्ज होल्डर से तो पूछे 14 डेज का टाइम देता है, तो ROC क्या एक्शन लेगा। समझना, आपने CHG 4 में अप्लाई किया है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी ने अप्लाई किया है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हियर, और साथ ही साथ ये जो CHG फॉर्म है वो चार्ज होल्डर ने भी साइन कर दिया है। और जब भी चार्ज होल्डर ने साइन किया है, इट मीन्स चार्ज होल्डर की कंसेंट है, चार्ज होल्डर समझ गया है यहाँ पर कि क्या हो गया है, हमने हमारा पैसा हमको मिल गया है। वही CHG 4 यू आर गिविंग टू द ROC, और अगर वो CHG फॉर्म साइंड है बाय द चार्ज होल्डर तो अब ROC आपको शो कोज नोटिस नहीं भेजेगा, अभी ROC आपको 14 डेज का नोटिस नहीं भेजेगा, ROC विल डायरेक्टली एंटर अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन। ROC बोल देगा हाँ आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया, और आपको सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म CHG 5, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे CHG 4 आपने दिया और CHG फॉर्म साइन नहीं है चार्ज होल्डर से, ठीक है, चार्ज होल्डर ने साइन करके नहीं दिया, तो यहाँ पर ROC विल गिव यू अ 14 डेज नोटिस, आपको रिप्लाई करना है यहाँ पर 14 डेज में मैक्सिमम, ठीक है। अगर यहाँ पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, सब कुछ सही है, तो ROC रजिस्टर कर देगा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ROC कंपनी को भी बता देगा कि आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर ये जो चार्ज होल्डर है ये कुछ तो बोलता है कि नहीं नहीं पैसा दिया ही नहीं, कंपनी झूठ बोल रही है, तो उस केस में शो कॉज, आपने कुछ रीजन बताया तो ROC कंपनी को बताएगा दैट चार्ज होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, ठीक है, और ROC रिकॉर्ड करेगा ये नोट रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आपका चार्ज सेटिस्फाई नहीं हुआ है। एम आई वेरी क्लियर? जो हमने पढ़ा वही रिवाइज कर रहे हैं इन द चार्ट फॉर्मेट। अच्छा ये फॉर्म्स है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही, ये सारे फॉर्म्स हैं। अच्छा हम रिवाइज करेंगे। CHG 1 में अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, CHG 1 के साथ ये 9 याद कर दो, अगर डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स का रजिस्ट्रेशन CHG 9 में होता है। CHG 2 में आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। CHG 3 में मॉडिफिकेशन हो जाता है, डन है। CHG 4 में आप चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए अप्लाई करते हो, CHG 5 में आपका चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है। फिर इसी से याद करो CHG 7 रजिस्टर ऑफ चार्जेस हमने देखा था, CHG 6 में आप रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करते हो, एंड CHG 8 में आप अप्लाई कर सकते हो CG के पास रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा सारा चीज। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो चार्जेस के ई फॉर्म्स रहेंगे, अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में है ना, आपकी कंपनी अभी बंद होने वाली है, तो उस केस में उसे साइन कौन करेगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर, मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वही लोग यहाँ पर साइन करेंगे, और जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेटर मैनेज करता है, ठीक है। तो वंस
वन मोर थिंग, आपको हो सकता है मॉड्यूल में देयर वुड बी डिफरेंसेस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जस्ट गिव इट अ नॉर्मल रीड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बट इफ एट ऑल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. ऑल्सो यू कैन सी कि चार्ज और प्लेज क्या है यहाँ पर. एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर प्यारा सा क्यूट सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जिसका आपका मन हो रहा होगा दीदी काश सारे से सारे चैप्टर्स ना कंपनी लॉ में ऐसे ही होते तो मजा आ जाता. तो अभी कुछ कर नहीं सकते, कुछ चैप्टर्स आपको इतने इजी मिलेंगे, कुछ थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, बट पढ़ना है हमें, क्लियर होना है सीएस एग्जीक्यूटिव. सो कैन वी डू द तूफानी सा रिविजन. हाँ जी, खुश तो बड़े होंगे आप आज. चलो चलो स्टार्ट करें. मेरे साथ बोलना है, हाँ सच्ची सच्ची कह रही हूँ. यू हैव टू स्पीक विथ मी, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला, आंख बंद करो, रिकॉल करना है जो भी इस लास्ट के 2 घंटे में देखे हैं. ये सुभाषी बेटा जो स्पेसिमेन दे रखे, दीज आर ऑफ द बोल्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट, वो आपसे पूछा नहीं जाता पार्ट ए में, वो आपसे पार्ट बी में पूछा जाता है ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, और वो अलग से हम पार्ट बी में देखेंगे. तो स्पेसिमेंस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं. ओके चलो आइए तूफानी करते मैं नादान परिंदों, सभी बोलोगे हाँ. चलो स्टार्टिंग विद द चैप्टर चार्जेस. सेक्शन 2 क्लॉज 16 बोलता है चार्जेस मतलब क्या, कोई भी इंटरेस्ट ऑन लीन क्रिएट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और ऑन द अंडरटेकिंग और ऑन द असेट ऑफ द कंपनी. चार्ज इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर मॉर्गेज भी आता है, हाइपोथिकेशन भी आता है और प्लेज भी आता है. यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ है देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज. अगर आपका चार्ज रजिस्टर है तो ही हम उस चार्ज को वैलिड मानने वाले. चार्ज 2 तरह के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स चार्ज मतलब कैसा चार्ज होता है जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है. फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्रिएट नहीं होता है बट कैटेगरी ऑन द प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है. एग्जांपल देती है स्टॉक इन ट्रेड या फिर डेटर्स. ठीक है, फिक्स चार्ज में आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो, पर फ्लोटिंग चार्ज में आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो. उसके बाद हमने 3 तरह के चार्ज और देखे. एक्सक्लूसिव चार्ज में एक ही मनी लेंडर होता है, एक ही चार्ज होल्डर होता है. फर्दर चार्ज में दो चार्ज होल्डर्स हो सकते हैं लेकिन सेकंड वाले को प्रायोरिटी बाद में मिलेगी. पारी पासू चार्ज में सभी को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, सारे के सारे चार्ज होल्डर्स को. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, क्या फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट होता है व्हेन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज, इट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. जब भी वो कन्वर्ट हो जाता है, देयर आर 3 सिचुएशन जब वो कन्वर्ट हो सकता है. जब आपकी कंपनी सीज हो रही, कंपनी वाइंड अप हो रही है आपकी. सेकंड सिचुएशन जब डिबेंचर होल्डर्स इंटरवीन करते हैं, रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करते हैं यहाँ पर, और उस केस में क्या होता है वो इंजंक्शन ऑर्डर लेकर आते हैं ऑन द चार्ज. जैसे थर्ड, अगर कोई भी कंडीशन हो रही है जो भी डीड में लिखी हुई है वो कन्वर्ट हो जाएगा. कन्वर्ट होने का फायदा क्या, यू विल गेट द प्रायोरिटी ओवर द अदर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स, आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी. हालांकि गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयज को पहले ही प्रायोरिटी रहेगी देन फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स. आफ्टरवर्ड्स सेक्शन नंबर 77, सेक्शन 77 क्या बोलता है यहाँ पर कि क्या आपको चार्ज रजिस्टर कराना है. येस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज. चार्ज कोई भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो सकता है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल. प्रॉपर्टी इन इंडिया हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है, बट चार्ज को रजिस्टर कराना है. टाइम लिमिट कितने दिनों में, 30 डेज में फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज. इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब नेट 30 डेज. 60 डेज में भी रजिस्टर नहीं करा है, फर्दर 60 डेज मिलने वाले हैं. यहाँ पर आपको एड वेलोरम फीस पे करनी रहेगी. ठीक है, अगर चार्ज रजिस्टर हो गया तो आरओसी क्या करने वाला है, आपको रजिस्टर हो गया तो एक सर्टिफिकेट देगा ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज CHG 2 में. आप अप्लाई करोगे CHG 1 में, डिबेंचर से तो CHG 9 में. क्या चार्ज का यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. मॉडिफिकेशन मीन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बोरिंग अमाउंट में, आप सिक्योरिटी चेंज कर रहे हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, आपका अमाउंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, या फिर आप आपका जो चार्ज है वो किसी और के फेवर में असाइन करो. दैट इज नथिंग बट दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्म है CHG 3. अगर यहाँ पर कंपनी ने
चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया है तो क्या चार्ज होल्डर खुद से जाके चार्ज रजिस्टर करा सकते हैं? 100%। तो इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, चार्ज होल्डर खुद से जाएंगे आरओसी के पास और चार्ज रजिस्टर करा देंगे। आरओसी क्या करने वाला है बेटा, यहाँ पे आरओसी बोलेगा अरे अरे कंपनी तुमने रजिस्टर क्यों नहीं कराए, रीजन दो हमें 14 डेज में। अगर कंपनी कोई भी रिप्लाई नहीं करती है तो आरओसी आपके चार्ज को यहाँ पर रजिस्टर कर देने वाला है, राइट है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी ने रीपे कर दिया, सारा पैसा कंपनी ने यहाँ पर पे कर दिया है। कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट करा है वहां से सेटिस्फाई किया, वहां से 30 दिन में बताना है। अगर 30 डेज के अंदर नहीं बताती है आपकी कंपनी, इन दैट केस उसे क्या टाइम मिलेगा, 300 डेज का मिलेगा। 300 डेज फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन, नेट 270 डेज मिलने वाले। 300 दिन में निकल गए तो आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपका सेटिस्फेक्शन होगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म क्या, CHG 4 में अप्लाई करोगे। आपका आरओसी सेटिस्फाइड है तो CHG 5 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन चार्ज दे देगा। सी इसमें दो केसेस है, अगर आपका CHG 4 है साइंड, चार्ज होल्डर ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो उस केस में आपको 14 डेज का कोई शोकॉज नोटिस नहीं भेजा जाएगा, आरओसी रजिस्टर कर देंगे। लेकिन अगर CHG 4 साइंड नहीं है तो आरओसी ऐसे ही तुम्हारी बात नहीं मानेगा, आपको चार्ज होल्डर को शोकॉज नोटिस भेजेगा। दे हैव टू रिप्लाई विद इन 14 डेज। 14 डेज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो रजिस्टर कर देगा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो वो उस चीज को नोट करके यहाँ पर रखेगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने क्या देखा है, आप इंटीमेट कर सकते हो, आप अपॉइंट कर सकते हो किसी भी रिसीवर और मैनेजर को अपॉइंट करेंगे फॉर द चार्ज डॉसेट्स, उसको मैनेज करने के लिए। जब भी आप अपॉइंट करते हो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म CHG 6 कितने दिनों में, 30 डेज में। अब वो आपका रिसीवर मैनेजर नहीं रहा तो भी आरओसी को बताना रहेगा आपको इस पॉइंट में। क्या ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस को रेक्टिफाई कर सकते हो? यस, रजिस्टर ऑफ चार्जेस रेक्टिफाई हो सकता है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन कब है, ओनली इन द केस ऑफ मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, उसके अदरवाइज रजिस्टर रेक्टिफाई नहीं हो सकता। एमसीए भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन करता है ऑन द पोर्टल, एमसीए के पोर्टल पर। एक बार उसने मेंटेन कर दिया इट बिकम्स इन द पब्लिक डोमेन, कोई भी इसे देख सकता है। इट इज द इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका ही इफेक्ट है यहाँ पर। कंपनी को भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होता है, कंपनी उसे प्रिजर्व करती है परमानेंटली, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखती है। कोई भी मेंबर्स या क्रेडिटर्स उसे देख सकता है और विदाउट द पेमेंट ऑफ फीस, कोई और पर्सन देखना चाहते हैं तो फीस पेमेंट करके देखिए। ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स आप ऐसा कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ चार्जेस को। ओके, नेक्स्ट हमने देखा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बेसिकली उससे पता चल जाता है कंपनी की हिस्ट्री क्या है। इट ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, उसमें सारी की सारी चीजें बतानी रहेगी आपको। यू कैन नो कि हु इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कंपनी का चार्जेस कब क्रिएट किया, मॉडिफाई हुआ नहीं हुआ, कितनी बार रजिस्टर किया, क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी इन द केस ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन 2 केसेस। क्या देखा था हमने, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है जो लेटर कन्वर्ट हुई है, किसमें कन्वर्ट हुई है, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हुई है आपकी कंपनी में, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू रजिस्टर द चार्ज, लेकिन आरओसी को बताओ अगर चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ है इन दिस केस आप कैसे माने जाओगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाओगे। कोई प्रॉपर्टी है जिसपे पहले चार्ज क्रिएट हो गया था पर वो चार्ज रजिस्टर नहीं था, सेम प्रॉपर्टी पे किसी और पर्सन ने चार्ज क्रिएट किया, रजिस्टर करा दिया, तो जो सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर है ही विल गेट प्रायोरिटी ओवर अनदर चार्ज होल्डर। एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर तूफानी सा रिविजन, ऑल अबाउट आवर चार्जेस चैप्टर। क्या कोई डाउट है अभी तक? चलो तुम्हारे डाउट्स देख लेती हूँ, एक बार मैं स्लाइड मैप ऑन कर देती हूँ बिकॉज अभी इलेक्ट्रिसिटी कट हुई एंड दैट्स व्हाई ये ऑफ हो गया है। अच्छा यार, ये बताते जाओ कि कैसा लगा ये तूफानी रिवीजन, जरा आग वाग लगा दो यार, सो दैट आई गेट टू नो। जरा आग लगा दो, लाइव चैट में पता तो चले चल क्या रहा है। वहां हो गया है, यस यस। अंडरटेकिंग मतलब उसके सब्सिडरी की कोई भी प्रॉपर्टी, आदित्य हरीश शर्मा, बेटा अगर स्टार्टिंग से नहीं बनाई तो अब बनाओ ना, इस चैप्टर की भी बनाओ और पिछले चैप्टर्स की भी बनाओ सेक्शन लिस्ट, वो तो बनानी है, ठीक है। मैम चार्ज ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही दे सकता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी दे सकता है विनीत, डिबेंचर होल्डर्स आर द इंडिविजुअल ओनली, तो वो भी दे सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। उमेश आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, पारी पासू मतलब एक ही इक्वल फुटिंग पे सारे लोग हैं।
कंपनी लॉ के नोट्स कैसे बनाए चेतना, वो मैंने ऑलरेडी इनिशियल लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कैसे बनाए, ठीक है। चार्ज रजिस्टर आरओसी करती है राज। हरीश शर्मा, जो भी चीजें हैं सभी रेलिवेंट करवा दी गई हैं। Yes, सुभाषी, इट इज नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग, इट्स जस्ट दैट कि उसमें टाइम लिमिट्स बहुत सारी हैं, टाइमलाइन बहुत सारी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, यू विल श्योरली गेट टू नो। एक बार आप रिवाइज करो, आज ही सभी के सभी बच्चों को सेल्फ स्टडी करके इसको रिवाइज करना है। नो मैटर वॉट, इट विल हार्डली टेक योर 40 to 45 मिनट्स, लेकिन मज़ा आ जाएगा। इसको रिवाइज करो, डीपीपी देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन 77, 78 टू क्लॉज 16 ये तीनों याद रखना। ओके, तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जल्दी ही मिलेंगे आपसे 4 बजे SBIL की क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ना है। प्लीज लेट मी नो थ्रू योर रेटिंग्स कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रही है, सेशंस कैसे लग रहे हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।